Hello friends, welcome you in my YouTube channel Mighty Bits। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम गोरखपुर यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के ENG 201 के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि हम ना ही MCQs को पढ़ेंगे बल्कि उससे जुड़े कुछ पहलुओं को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा एक शॉर्ट ओवरव्यू दे रहे हैं जो सिलेबस है आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश का गोरखपुर विश्वविद्यालय का। इसमें देखिए क्या है, फर्स्ट पेपर है ENG 201 और सेकेंड पेपर है ENG 202। तो आज जो हम MCQ पढ़ने जा रहे हैं वो ENG 201 का MCQ है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है, किन किन चीज़ों पे हमने MCQ को तैयार किया हुआ है। जैसे पहला जो यूनिट है टाइप्स ऑफ ड्रामा है, तो टाइप्स ऑफ ड्रामा में आपका ट्रेजेडी हो गया, कॉमेडी हो गया, उसके अलावा ट्रैगिक कॉमेडी, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, पोइटिक ड्रामा, क्लोसिड ड्रामा, प्रॉब्लम प्ले, ये सारे क्या है टाइप्स ऑफ ड्रामा पे क्या है हमने MCQs को इसमें डाला हुआ है। यूनिटी ऑफ टाइम है, प्लेस एंड एक्शन है, सेटिंग है, उसके बाद से स्टेज डायरेक्शन है, थीम है, अंडर स्टेटमेंट है, ये क्या है कुछ लिटरेरी टर्म्स हैं। इसके अलावा क्या है यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ में क्या है ब्रिटिश ड्रामा है। और ब्रिटिश ड्रामा में क्या क्या है आपका विलियम शेक्सपियर की एक प्ले मैकबेथ जो कि एक ट्रेजेडी है उसको पढ़ना है। और उसके अलावा GB शाह के द्वारा लिखा गया आर्म्स एंड द मैन जो कि एक एंटी रोमांटिक क्या है प्ले है उसको पढ़ना है। और जॉन ऑसबर्न के द्वारा लिखा गया लुक बैक इन एंगर जिसको किचन सिंक प्ले भी बोला जाता है। इन सब के बारे में क्या है हमने MCQ को बनाया हुआ है। टोटल पोर्शन को हमने क्या किया है कवर किया है। और कोशिश ये हमारी रही है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हमने क्या किया इसमें डाला हुआ है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। आप एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब हम जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजेडी। क्या ट्रेजेडी का मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक बात बता दूं, जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ चीज़ों पे हम क्या करेंगे डिस्कस भी करेंगे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। केवल हम MCQ को ही नहीं समझेंगे बल्कि उस पर कुछ टॉपिक को समझेंगे भी, अच्छे से पढ़ेंगे। तो ट्रेजेडी जो है वो क्या है, ये जेनर है। और किसका जेनर है, ये टाइप्स भी कह सकते हैं, जेनर भी कह सकते हैं। तो किसका टाइप है, ये आपका ड्रामा का टाइप है। और केवल ट्रेजेडी ही नहीं होता है, ड्रामा में क्या होते हैं जो टाइप्स होते हैं ड्रामा के जेनर में बहुत सारे आते हैं। उसमें क्या क्या आता है, ट्रेजेडी आता है, कॉमेडी आता है, ट्रैगिक कॉमेडी आता है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ आता है, क्लोसेड ड्रामा आता है, थिएटर ऑफ एब्सर्ड आता है, प्रॉब्लम प्ले आता है। ये सारे के सारे क्या हैं आपके ड्रामा के टाइप्स हैं, उसके जेनर हैं। उसके अलावा अगर हम उसमें जाते हैं तो सब टाइप्स में अगर जाते हैं तो अब ट्रेजेडी है, तो ट्रेजेडी में भी क्या है कई तरह की ट्रेजेडी लिखी गई। जैसे एलिजाबेथन ट्रेजेडी हो गया, रिवेंज ट्रेजेडी हो गया, सेनकन हो गया, मॉडर्न ट्रेजेडी हो गया, डोमेस्टिक ट्रेजेडी हो गए। तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके ट्रेजेडी के क्या हो गए जेनर हो गए। इसके अलावा आ जाते हैं कॉमेडी में। कॉमेडी में देखिए क्या हो गया, क्लासिकल कॉमेडी हो गए, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर हो गए, रोमांटिक कॉमेडी हो गया। रोमांटिक कॉमेडी का ही दूसरा नाम शेक्सपियरियन कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ सॉन्ग और कॉमेडी ऑफ लव है। कॉमेडी ऑफ मैनर्स उसको रेस्टोरेशन कॉमेडी के नाम से भी हम क्या करते हैं जानते हैं। इसके अलावा द मास्क है, उसके बाद से द सेंटिमेंटल कॉमेडी है, द एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी है, एंटी रोमांटिक कॉमेडी है और फार्स है। ये सारे के सारे क्या हो गए कॉमेडी के जेनर हो गए, उसके सब पार्ट हो गए। तो ये थोड़ा सा हमने क्या किया आपको बता दिया जो ड्रामा के क्या रहे पार्ट रहे। अब आइए अब क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। क्वेश्चन जैसा कि है व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजेडी।
मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है ट्रेजेडी का, तो ट्रेजेडी पहले समझ लेते हैं। ट्रेजेडी देखिए क्या होता है। ट्रेजेडी इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर दैट डील्स विथ ट्रेजिक इमोशन। ये ट्रेजिक इमोशन को क्या करता है, डील करता है, और इसमें क्या होता है, अनहैप्पी एंडिंग होती है। और इसमें जो हीरो होता है, जो ट्रेजिक हीरो होता है, उसका लास्ट में क्या होता है, डाउनफॉल होता है, उसका पतन होता है। अब आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है या क्या है। देखिए यहाँ पर पहला है द प्रोटोगोनिस्ट अचीव्स सक्सेस। ये तो है नहीं ट्रेजेडी में। द प्रोटोगोनिस्ट एक्सपीरियंसेस डाउनफॉल और डेथ। द स्टोरी हैज़ अ हैप्पी एंडिंग। द प्रोटोगोनिस्ट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय देयर एक्शंस। ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी हमने बताया जो ट्रेजेडी में क्या होता है, जो प्रोटोगोनिस्ट होता है, जो उसका जो हीरो होता है, उसका क्या होता है, लास्ट में डाउनफॉल होता है, उसका पतन होता है, उसकी डेथ होती है। उसी के साथ क्या होता है, इट मीन्स अनहैप्पी एंडिंग होता है उसमें। तो आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। Who is considered the author of the famous tragedy Oedipus Rex? एक फेमस ट्रेजेडी है ऑडिपस रेक्स। वो किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए विलियम शेक्सपियर, यूरिपिड्स, एचिलस, सोफोक्लिस। ऑप्शन डी करेक्ट है। सोफोक्लिस ने क्या किया, इसको लिखा हुआ है। क्वेश्चन 3 जो है, व्हाट इज द टर्म यूज फॉर द इमोशनल रिलीज और प्योरिफिकेशन डेट द ऑडियंस एक्सपीरियंसेस इन अ ट्रेजेडी। करें यहाँ पे कि व्हाट इज द टर्म, वो कौन सा टर्म है जिसको यूज किया गया है इमोशनल रिलीज के लिए और प्योरिफिकेशन डेट ऑडियंस एक्सपीरियंसेस इन ट्रेजेडी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पैथोज है, कैथारसिस है, अब क्या है, एनागोनरिसिस और पेरिपेटिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, कैथारसिस है। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। देखिए जो कैथारसिस है, कैथारसिस के बारे में जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन करेक्ट है, कैथारसिस। कैथारसिस के बारे में अरिस्टोटल ने अपने बुक पोएटिक्स में क्या किया है, वर्णन किया हुआ है। कैथारसिस होता क्या है, ये परगेशन ऑफ इमोशन है। कैथारसिस को समझने से पहले थोड़ा सा हर्मेशिया को हम समझ लेते हैं। हर्मेशिया का भी यूज़ अरिस्टोटल ने किया हुआ है। हर्मेशिया क्या होता है, एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है। ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब होता है गलतियाँ, बुराइयाँ। जैसे जो ट्रेजिक हीरो होते हैं, जो प्रोटोगोनिस्ट होते हैं ट्रेजेडी में, उनके अंदर क्या होता है, एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है, एक उनके अंदर एक बुराई होती है। जैसे अभी हम लोग मैकबेथ के कुछ MCQs को जब पढ़ेंगे तो मैकबेथ के अंदर क्या था, उसके अंदर एम्बिशन था, बहुत बड़ा योद्धा था, सब उसकी तारीफ़ करते थे, उसकी जो ब्रेवरी थी उसका लोग क्या करते थे, नाम लेते थे। बैंकों के साथ साथ उसका भी क्या था, नाम था। लेकिन उसके अंदर एक कमी थी, और क्या कमी थी, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस था, एक्स्ट्रा एम्बिशियस था। और उसी एक्स्ट्रा एम्बिशियस के चलते क्या होता है, वो लास्ट टाइम पे उसका डाउनफॉल होता है। मैकटअप उसको क्या करता है, लास्ट टाइम पे मार देता है। ये क्या हो गया, हर्मेशिया हो गया, उसके अंदर एक ट्रेजिक फ्लॉ हो गया। बट ऐसा नहीं कि वो रियलाइज़ नहीं करता है। एक ऐसा समय आता है जो प्रोटोगनिस्ट होता है, जैसे मैकबेथ हो गया, उसकी वाइफ जो लेडी मैकबेथ भी है, जो स्लीपिंग वॉकिंग सीन में जाती है। तो एक ऐसा स्टेज आता है जब वो क्या करते हैं, अपनी गलतियों को, अपने गिल्ट को क्या करते हैं, उस पर वो थोड़ा सा मतलब उनको लगता है कि नहीं, ये नहीं करना चाहिए था, और वो एक प्योरिफिकेशन में जाना चाहते हैं, परगेशन में जाना चाहते हैं। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। अब गलती तो उन्होंने कर दिया, और एक नहीं कई गलतियां करते हैं। जैसे मैकबेथ क्या करता है, मैकबेथ मर्डर्स आफ्टर मर्डर्स, वो क्या करता है, मर्डर्स आफ्टर मर्डर, एक मर्डर के बाद से एक दूसरा मर्डर क्या करता है, करवाता है। क्या करने के लिए, ओनली फॉर द शेक ऑफ हिज थ्रोन, अपने सिंहासन को बचाए रखने के लिए क्या करता है, ऐसा करता है। तो इस कारण से क्या होता है, लास्ट टाइम पे उसकी डेथ होती है। यही उसका जो एम्बिशन है वो डाउनफॉल का कारण बनता है। तो कैथारसिस क्या होगा, एक प्योरिफिकेशन होता है माइंड का, किसके द्वारा, हमारे प्रोटोगनिस्ट के द्वारा। जैसे लेडी मैकबेथ है, वो भी क्या करती है, उसमें जाती है, प्योरिफिकेशन में जाती है, परगेशन में जाती है। और वही प्योरिफिकेशन परगेशन जो होता है वो ऑडियंस जो होते हैं उनके माइंड में
कहता है कि अच्छा इसने गलती किया है, हीरो है ना, इसने गलती किया तो चलो ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो थोड़ा सा वो उसके तरफ उनका इमोशंस आ जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर द इमोशनल रिलीज और प्योरिफिकेशन दैट द ऑडियंस एक्सपीरियंसेस इन अ ट्रेजेडी। तो ये क्या है, कैथारसिस है। कैथारसिस का मतलब क्या होता है, प्योरिफिकेशन और द परगेशन। इसमें प्योरीफाई होता है उनका माइंड कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने ये जो किया क्या किया, गलत किया, तो वही क्या होता है आपका कैथारसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी। अब इसमें से क्या ऐसा है जो क्या है आपका मतलब कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी का। जैसे मैंने बताया कि अपने बुक पोएटिक्स में इन्होंने क्या किया, ट्रेजेडी पे काफ़ी डिस्कस किया हुआ है अरिस्टोटल ने, तो उसमें उन्होंने क्या नहीं बताया हुआ है ट्रेजेडी के बारे में। देखिए ऑप्शन ए है अ ट्रेजिक हीरो विथ अ फेटल फ्लॉ, करेक्ट है ये। अ कम्प्लेक्स प्लॉट विथ रिकोजिनेशन एंड रिवर्सल, ये भी करेक्ट है। अ हैप्पी एंडिंग विद द प्रोटोगोनिस्ट ट्रम्प, देखिए क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। और डी है द ऑडियंस एक्सपीरियंसेस पीटी एंड फियर, अभी इस पे हमने डिस्कस किया जो पीटी एंड फियर होता है, यानी कि ऑडियंस जो कार्य किए रहते हैं ना उनको, उनके अंदर भय रहता है, अरे ये हीरो के ऐसा कर दिया, लेकिन वो जब रियलाइज़ करते हैं कि नहीं मतलब मैंने गलती किया, प्रोटोगनिस्ट जब क्या करते हैं, रियलाइज़ करते हैं कि उन्होंने गलतियाँ किया, तो उनको जो कंडीशन होता है लास्ट में जो उनका डाउनफॉल होता है उस पर क्या होता है, ऑडियंस पीटी शो करती है, वो दिखाती है कि नहीं ऐसा इसके साथ नहीं होना चाहिए था, इसने तो रियलाइज़ कर लिया। और चूँकि हम सबको मालूम है कि जो हीरो होते हैं उसी के प्रति क्या होती है, ऑडियंस की सिंपैथी ज़्यादा होती है। तो सेंस यही है यहाँ पर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है आपका। इन्होंने क्या किया है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अरिस्टोटेलियन ट्रेजेडी का, और सी नहीं है, मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं होता है ट्रेजेडी में, तो सी ऑप्शन क्या इसका करेक्ट है। ऑप्शन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। कभी कभी हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ऑप्शन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते नहीं हैं। यहाँ क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इसमें नॉट है और हमको लगेगा कि अरे ये तो क्या है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऐसे लगेगा, फिर टिक मार देंगे। तो पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, उसके बाद से ऑप्शन को अच्छे से देखिए और फिर टिक को मारिए, फिर उसके बाद से क्या कीजिए, करेक्ट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी है, हैप्पी एंडिंग ट्रेजेडी में नहीं होता है, क्या होता है, सैड एंडिंग होता है, सॉरोफुल एंडिंग होती है, ट्रेजिक एंड होता है ट्रेजेडी में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ अ डोमेस्टिक ट्रेजेडी। जैसे अभी हमने बताया डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी होता है, एक जनरल डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी है, तो मेन फीचर क्या होता है इसका, इट डील्स विथ ग्रैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स, इट फोकसेस ऑन द लिव्स ऑफ कॉमन पीपल, इट इज सेट इन मैथोलॉजिकल और डिवाइन सेटिंग, इट फीचर्स अ हीरो विद द सुपरनेचुरल पावर्स। देखिए सिंपल सा है, ये क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। इट फोकसेस ऑन द लिव्स ऑफ अ कॉमन पीपल, ये फोकस करता है जो कॉमन पीपल हैं, जो मैंगो पीपल हैं, उनके जीवन पे क्या करता है, फोकस करता है। कौन सा, डोमेस्टिक ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ट्रेजेडी इमर्जेड इन द 19th सेंचुरी एंड फोकसेस ऑन द स्ट्रगल्स ऑफ कॉमन पीपल अगेंस्ट सोसाइटी और फेट। कर यहाँ पे कि ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सा है जो कि 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ और ये फोकस करता है, किस पे फोकस करता है, स्ट्रगल पे फोकस करता है। और किसके स्ट्रगल पे फोकस करता है, कॉमन पीपल का। और कॉमन पीपल जो मैंगो पीपल हैं वो क्यों स्ट्रगल करते हैं, किसके अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, सोसाइटी और फेट के अगेंस्ट क्या करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं। ऑप्शन ए है मॉडर्न ट्रेजेडी, बी है क्लासिकल ट्रेजेडी, सी है रोमांटिक ट्रेजेडी, डी है डोमेस्टिक ट्रेजेडी। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट है। मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आई कि जो क्या है आपका कॉमन जो पीपल हैं, जो कॉमन लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं समाज के अगेंस्ट और भाग्य या तकदीर के अगेंस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7, in which kind of tragedy is the protagonist flaw often a result of societal pressure or personal experience rather than fate? अब यहाँ पे क्या हो गया, एक दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि इन विच काइंड ऑफ ट्रेजिडी, यानी कि वो ट्रेजिडी की कौन सी काइंड है जिसमें जो प्रोटोगनिस्ट फ्लॉ होता है, जो प्रोटोगनिस्ट क्या करते हैं, जो गलतियाँ करते हैं ना, ऑफन रिजल्ट, वो क्या होता है, रिजल्ट होता है उसका क्या, आप सोसाइटल प्रेशर, सोसाइटी का क्या होता है, प्रेशर होता है, या पर्सनल एक्सपीरियंस होता है रेदर देन फेट, किसकी तुलना में, एक भाग्य तकदीर की तुलना में। ऑप्शन ए है क्लासिकल ट्रेजिडी, बी है मॉडर्न ट्रेजिडी, सी है इपिक ट्रेजिडी और डी है हीरोइक ट्रेजिडी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन बी करेक्ट है, मॉडर्न ट्रेजिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, विच ग्रीक ट्रेजिडियन इज सेड टू इंट्रोड्यूस अ थर्ड कैरेक्टर इन ट्रेजिडी। देखिए यहाँ पे कौन सा ऐसा ग्रीक ट्रेजिडियन है जिसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया थर्ड कैरेक्टर इन ट्रेजिडी, एक थर्ड कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया ट्रेजिडी में। ये है यूरोपेट्स, बी है एचिलस, सी है थेप्सिस और डी है आपका सोफिक्लीज। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है, सोफिक्लीज ही ऐसे क्या है आपके ग्रीक ट्रेजिडियन हैं जिन्होंने अपनी ट्रेजिडी में थर्ड कैरेक्टर को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी दैट एक्सएजरेट्स सिचुएशन एंड कैरेक्टर टू क्रिएट ह्यूमर। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ कॉमेडी, यानी कि अब आगे कुछ कॉमेडी से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि कौन सी ये कॉमेडी है डेट एक्सएजरेट्स सिचुएशन, जो उसमें क्या करती है, एक्सएजरेट्स करती है सिचुएशन को एंड कैरेक्टर्स को टू क्रिएट ह्यूमर, क्या करने के लिए, ह्यूमर को क्रिएट करने के लिए। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है सेटायर, बी है फार्स, डी है, सी है डार्क कॉमेडी और डी है रोमांटिक कॉमेडी। ऑप्शन बी करेक्ट है, फार्स है। फार्स क्या होता है, देखिए फारसी ऐसा होता है जिसमें क्या होता है, एक्सएजरेट सिचुएशंस और कैरेक्टर्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं ह्यूमर। और वो ह्यूमर कैसे क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा सिली चीज़ों को करते हैं, बेतुकापन बेहूदी वाली चीज़ें क्या करते हैं वो करते हैं, और उसी को देख के क्या होता है, एक मतलब एक हंसी आती है, एक ऑडियंस क्या करती है, हंसती है। तो ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन 10, व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। क्या प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक है आप रोमांटिक कॉमेडी का। रोमांटिक कॉमेडी अभी हमने शुरू में ही बताया, रोमांटिक कॉमेडी को और क्या कहते हैं, शेक्सपियरियन कॉमेडी कहते हैं, कॉमेडी ऑफ लव बोलते हैं, कॉमेडी ऑफ सॉन्ग भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि रोमांटिक कॉमेडी इज़ आल्सो कॉल्ड, या द कॉमेडी ऑफ लव इज़ आल्सो कॉल्ड, द कॉमेडी ऑफ सॉन्ग इज़ आल्सो कॉल्ड। क्वेश्चन ऐसे ही बन सकते हैं, किसी तरीके से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे चूँकि दूसरी चीज़ है, यहाँ पे पूछा गया कि व्हाट इज़ द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक कॉमेडी। ए है ह्यूमर बेस्ड ऑन मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन लवर्स, बी है सीरियस इशूज प्रेजेंटेड ह्यूमरसली, सी है द यूज ऑफ एब्सर्ड एंड एक्सेजरेटेड सिचुएशंस, डी है ह्यूमर बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स। ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक होता है ना रोमांटिक कॉमेडी का, उसमें क्या होता है, वो उसमें जो ह्यूमर होता है वो बेस होता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स पे, और किसके बीच में, बिटवीन लवर्स के बीच में। जैसे आप 12th नाइट के एग्जांपल ले लीजिए, तो 12th नाइट ले लीजिए, या अ मिडसमर नाइट ड्रीम ले लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्या हैं विलियम शेक्सपियर के जो कॉमेडी हैं उसमें उन्होंने क्या किया है, मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके ह्यूमर किया हुआ, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग किसके बीच में, लवर्स के बीच में है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉमेडी टाइप ऑफन इन्वॉल्व्स मेकिंग फन ऑफ सीरियस वर्क, जेनर्स और कैरेक्टर्स। करें इसमें जो ऑप्शन दिए हैं ना 4 ऑप्शन, इसमें से कौन सी ऐसी कॉमेडी का टाइप है जो मेकिंग फन, वो क्या होता है, मेकिंग फन होता है सीरियस वर्क्स को, जेनर्स को और कैरेक्टर्स को लेके। देखिए सेटायर, पैरोडी, स्लैपस्टिक, डार्क कॉमेडी। ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। अब
पैरोडी होता क्या है? इससे पैरोडी क्या होता है कि ह्यूमरिस्टिक इमिटेशन होता है ये, और इसमें क्या होते हैं जो राइटर होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं डिलिबरेटली प्रोड्यूस करते हैं एक कॉमिक इफेक्ट को। तो एक अच्छा एग्जांपल है पैरोडी का गुलिवर्स ट्रेवल, जो कि स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, हु इज नोन एज वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ फिजिकल साइलेंट कॉमेडी। देखिए इसमें से कौन है जिसको जाना जाता है एक अर्लीस्ट प्रैक्टिशनर हैं फिजिकल साइलेंट कॉमेडी। वो एकदम फिजिकल मतलब वो बॉडी से क्या करते हैं, अपनी एक्टिविटी से वो लोगों को हंसाते हैं। साइलेंट कॉमेडी वो करते हैं, बिल्कुल कुछ कहते होते नहीं है, अपने बॉडी के थ्रू क्या करते हैं वो हंसाते हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन क्या है, चार्ली चैपलिन है, जॉन क्लीज है, जिम कैरे है, रॉबिन विलियम्स है। ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है, चार्ली चैपलिन। अगला है क्वेश्चन 13, हु इज कंसीडर्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो गए, यहाँ पे क्वेश्चंस कुछ आएंगे एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा से रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ कंसीडर्ड वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। कौन पायनियर है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का? तो क्वेश्चन क्या है 13 का ऑप्शन ए है हेनरी गिब्सन, बी है बर्टोल्ट ब्रेक्ट, सी है अगस्ट स्ट्रेनबर्ग और डी है फ्रेंच कोफका। तो देखिए यहाँ पे क्या है 13 जो है क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी करेक्ट है। जो अगस्त स्ट्रेनबर्ग हैं वही क्या है पायनियर मतलब माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं किसके, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा के बारे में आपको बता दें। जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा हुआ ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, जर्मनी से हुआ। अब कब हुआ, 1910 के लगभग क्या हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी, ओरिजिन हुआ था। और ये एक क्या है स्वीडिश प्ले राइट मतलब रहे, जो अगस्त स्ट्रेनबर्ग रहे, एक स्वीडिश मतलब क्या रहे, एक ड्रामाटिस्ट रहे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। क्या की कैरेक्टरिस्टिक रहा एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का? देखिए क्या रहा, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ कैरेक्टर्स एंड सेटिंग, ऑप्शन ए है, बी है एम्फेसिस ऑन द इनर इमोशंस एंड परसेप्शंस ऑफ कैरेक्टर्स, सी है फोकस ऑन नेचुरलिस्टिक डायलॉग, डी है क्लियर एंड लीनियर प्लॉट स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी करेक्ट है, एम्फेसिस ऑन द इनर इमोशंस एंड परसेप्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा द यूज ऑफ सेटिंग एंड प्रॉप्स इज ऑफन मीन्ट टू। कह रहे हैं एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में जो सेटिंग का यूज किया गया और प्रॉप्स का उसका क्या मतलब हुआ। ऑप्शन ए है रिफ्लेक्ट द रियलिस्टिक वर्ल्ड, बी है सिंबलाइज द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ कैरेक्टर्स, सी है प्रोवाइड अ ह्यूमन टोन, डी है क्रिएट अ सेंस ऑफ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी। तो क्वेश्चन नंबर 15 का देखिए क्या है, ऑप्शन बी है करेक्ट है, सिंबलाइज द साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ द कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 16 है, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे हम लोग। द टर्म एक्सप्रेशनिज्म इन ड्रामा रिफर्स टू। जो टर्म है ना एक्सप्रेशनिज्म, वो ड्रामा में जो इसका यूज़ किया गया ये क्या रिफर करता है, ये है द एक्सएजरेशन ऑफ कैरेक्टर्स फिजिकल ट्रेट्स, बी है a style focused on depicting the external worldly realistically, C है the portrayal of subjective experiences and emotions, D है a focus on moral values and religious themes। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। क्या करता है जो टर्म एक्सप्रेशनिज्म है वो ड्रामा में क्या रिफर करता है, द पोर्ट्रायल ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड इमोशंस को क्या करता है, ये रिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दीज प्लेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। नीचे ड्रामा दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो एग्जाम्पल है एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का। ऑप्शन ए है द चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटोन चेकोव, ऑप्शन बी है द बाल्ड शॉपरेनो,
बाय यूजीन यानेस्को। सी है द मेटामॉर्फोसिस बाय फ्रेंच कोफका। और डी है द हैरी एप बाय यूजीन ओनेल। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। ये जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा का क्या है, एग्जाम्पल है द हैरी एप है, किसके द्वारा लिखा गया है, यूजीन ओनेल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा कैरेक्टर्स आर ऑफन पोर्ट्रेट एज। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में जो कैरेक्टर्स हैं वो ऑफन पोर्ट्रेट किए गए हैं कैसे, फुली डेवलप्ड एंड रियलिस्टिक इंडिविजुअल्स। बी है आर्केटाइपल फिगर्स एंड रिप्रेजेंट अ साइकोलॉजिकल और सोशल इश्यूज। सी है प्योरली सिंबॉलिक विदाउट एनी डेप्थ। डी है फ्लैट वन डायमेंशनल बींग्स। ऑप्शन बी करेक्ट है। आर्केटाइपल फिगर्स एंड रिप्रेजेंट अ साइकोलॉजिकल और सोशल इशू। एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में जो करेक्टर हैं इसी रूप में क्या किए हैं, पोर्ट्रे किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इज कॉमनली एक्सप्लोर्ड इन एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा। क्या थीम एक्सप्लोर की गई है। एक्सप्लोर का मतलब होता है बताना, पता लगाना। तो कौन सा थीम कॉमनली एक्सप्लोर की गई एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में, ये है द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन सोसाइटी। बी है द स्ट्रगल ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द इनर टर्मोइल। सी है फैमिली डायनेमिक्स एंड पर्सनल ग्रोथ। डी है द ट्रम्प ऑफ लव एंड होप। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, क्वेश्चन 19 का बी करेक्ट है। जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा हुआ उसमें कॉमनली एक्सप्लोर किया गया किस थीम को, स्ट्रगल ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द इनर टर्मोइल। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा ऑफन यूजेज नॉन लीनियर प्लॉट्स, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस। अब देखिए एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा में ऑफन यूज किए गए नॉन लीनियर प्लॉट को। देखिए नॉन लीनियर प्लॉट क्या होता है, नॉन लीनियर जो प्लॉट होता है उसमें जो राइटर होते हैं ना वो इवेंट्स को प्रेजेंट करते हैं किस रूप में, नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं किस चीज़ को, इवेंट्स को। जो उसमें भी इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन क्रोनोलॉजिकल रूप में होते हैं। तो क्या मतलब जो एक्सप्रेशनिस्ट ड्रामा ऑफन यूज नॉन लीनियर प्लॉट्स, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर दिस। तो उन्होंने जो नॉन लीनियर प्लॉट यूज किया, नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या किया, इवेंट को प्रेजेंट किया, तो उसका क्या रीज़न रहा, प्राइमरी रीज़न क्या रहा। ऑप्शन ए है टू शो द पैसेज ऑफ टाइम रियलिस्टिकली। बी है टू डेवलप कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स आर्क्स। सी है टू क्रिएट सेंस ऑफ कयोस एंड डिसओरिएंटेशन। डी है टू एडहेयर टू ट्रेडिशनल ड्रामेटिक स्ट्रक्चर्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 का देखिए सिंपल सा है, ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, टू क्रिएट सेंस ऑफ कयोस एंड डिसओरिएंटेशन। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। हु इज कंसीडर्ड द पायनियर ऑफ द ड्रामा ऑफ आइडियाज। किसको माना गया है पायनियर, किसका, ड्रामा ऑफ आइडियाज का। यहाँ से कुछ क्वेश्चन ड्रामा ऑफ आइडियाज से रिलेटेड रहेंगे। ऑप्शन ए हेनरिक इब्सन। बी है एंटोन चेखव। सी है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। और डी है आर्थर मिलर। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के जो पायनियर रहे वो कौन रहे, जी.बी. शॉ रहे। और इनका जो फेमस मतलब क्या है, जो प्ले है जिसको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के रूप में हम जानते हो क्या है, आर्म्स एंड द मैन, एक इसका बेस्ट एग्जांपल है। आर्म्स एंड द मैन क्या है, एक एंटी रोमांटिक प्ले भी है जो कि क्या है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ पे बेस है। अब इसमें होता क्या है, जो जेनर है आपका ड्रामा ऑफ आइडियाज़, जो ड्रामा का क्या है एक जेनर ये भी है, इसमें जो प्लॉट होता है ना वो बिल्ट होता है किस तरीके से बिल्ट होता है,
एक डायनेमिक एक्शन के साथ मतलब बिल्ट होता है, और ये डायनेमिक एक्शन होता किसके थ्रू होता है? डिस्कशन के थ्रू होता है। ये डिस्कशन होता है इसमें, और जो इसके प्रोटोगनिस्ट होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? अपने परसेप्शन का प्रयोग करके डिस्कस करते हैं, और उस डिस्कस के थ्रू क्या होता है? कहानी आगे की ओर बढ़ती है। इसमें कोई फिजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है? कोई फिजिकल कन्फ्लिक्ट नहीं होता है। यहाँ सिर्फ क्या होता है? माइंड का यूज़ किया जाता है, और इसीलिए क्या बोला गया? इसको ड्रामा ऑफ आइडियाज़ भी बोला गया। तो जीबी शाह का आर्म्स एंड द मैन क्या है? एक एग्जाम्पल है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा जॉन हेवुड एक राइटर हैं, उनका एक प्ले है अ प्ले ऑफ लव, ये भी क्या एक ड्रामा ऑफ आइडियाज़ ही है। और यूजिन ओलनेल का स्ट्रेंज इंटरल्यूड एक प्ले है, वो भी क्या है? आपका एग्जाम्पल है किसका? ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का। तो इस तरह से क्या हुए? जीबी शाह मतलब पायनियर है किसके? ड्रामा ऑफ आइडियाज़ के। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, द ड्रामा ऑफ आइडियाज़ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब ड्रामा ऑफ आइडियाज़ किसके द्वारा कैरेक्टराइज्ड किया गया? देखिए, फोकस ऑन रोमांस एंड एंटरटेनमेंट, कैरेक्टर्स डेवलप्स थ्रू डायलॉग ऑन सोशल एंड फिलोसफिकल इशूज, एक्सप्लोरेशन ऑफ फैंटेसी एंड मिथिकल थीम्स, कंसंट्रेशन ऑन फिजिकल एक्शन एंड स्पेक्ट्रल। तो यहाँ देखिए ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है। कैरेक्टर्स डेवलपमेंट, जो कैरेक्टर होते हैं ना, डेवलपमेंट करते हैं थ्रू डायलॉग, और डायलॉग करते हैं जैसा अभी मैंने पीछे बताया कि कन्वर्सेशन पे, उनकी स्पीच पे क्या होता है? ये बेस होता है। तो डायलॉग करते हैं, और ये जो डायलॉग होता है वो किस पर होता है? सोशल एंड फिलोसफिकल इश्यूज होते हैं, सामाजिक और फिलोसफिकल जो इश्यू होते हैं उसी पे क्या होते हैं? वे कन्वर्सेशन करते हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन अ डॉल्स हाउस हेनरिक इब्सन एड्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर थीम्स। हेनरिक इब्सन के द्वारा क्या है? एक लिखा गया बहुत ही फेमस प्ले है अ डॉल्स हाउस, प्रॉब्लम प्ले है ये। तो उसमें क्या उन्होंने क्या किया है? मेजर थीम को क्या बताया हुआ है? ये है द सुपरनेचुरल, बी है इंडिविजुअल फ्रीडम एंड द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप, लव एंड फैमिली बॉन्ड्स। देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है, प्रॉब्लम प्ले है अ डॉल्स हाउस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ड्रामा ऑफ आइडियाज़। देखिए यहाँ जो प्ले दिया गया है वो कौन सा मतलब एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है जीबी शाह का ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का? द चेरी ऑर्चर्ड, द सीगल, पिग्मलियन, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी करेक्ट है। जो पिग्मलियन भी जीबी शाह के द्वारा लिखा गया एक प्ले है, वो भी क्या एक एग्जाम्पल है ड्रामा ऑफ आइडियाज़ का ही। अब उसके बाद से देखिए आते हैं आगे की तरफ, मतलब क्या बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, द डॉक्टर्स डिलेमा बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इज अ प्ले डेट। जीबी शाह के द्वारा लिखा गया एक प्ले है द डॉक्टर्स डिलेमा। तो प्ले है वो एक किसके बारे में? वो क्या करता है? वो बताता है डिपिक्ट्स अ ट्रेजिक लव स्टोरी, बी है एग्जामिन्स द इथिक्स ऑफ मेडिसिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ डॉक्टर, सी है फोकसेज ऑन फैमिली रिलेशनशिप, और डी है हाईलाइट्स द एब्सर्डिटी ऑफ वार। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन 25 जो है द डॉक्टर्स डिलेमा बाई जीबी शाह इज़ अ प्ले डेट, यानी कि जीबी शाह के द्वारा जो प्ले है द डॉक्टर्स डिलेमा, वो क्या करता है? मतलब उसमें क्या चीज़ें बताई गई हैं, क्या शो है उसमें हो रहा है? तो वो एग्जामिन्स करता है इथिक्स को, किसके इथिक्स को? मेडिसिन के इथिक्स को एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, इन अ ड्रामा ऑफ आइडियाज द प्राइमरी फोकस इज ऑन। ड्रामा ऑफ आइडियाज में प्राइमरी फोकस किस पे होता है? अ लाइनियर प्लॉट विथ एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स, साइकोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन ऑफ कैरेक्टर्स इंटरनल लिव्स, द फिलोसफिकल एंड मॉरल क्वेश्चंस डिबेट्स बाय कैरेक्टर्स, डी है द डिपिक्शन ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स
क्वेश्चन नंबर 26 का देखिए क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है। द फिलोसफिकल एंड मॉरल क्वेश्चंस डिबेटेड बाय कैरेक्टर्स। देखिए यहाँ पर डिबेट आ गया। डिबेट का मतलब क्या होता है, वार्तालाप करना। और इसके पहले ही हमने बता दिया कि ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में क्या होता है, एक कन्वर्सेशन ही होता है, बात पे ही, स्पीच पे ही क्या होता है, वो क्या होता है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ बेस होता है। तो यहाँ पे भी डिबेट आ गया। डिबेट का मतलब बातचीत करना होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, मैन एंड मैसेजेस इन साज वर्क सच एज इन मेजर बरबारा डील्स विथ। जैसे देखिए, मैन एंड मैसेजेस इन साज वर्क्स में सच एज द मेजर बरबारा डील्स विथ क्या डील करते हैं, द इंडिविजुअल्स स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, रोमांटिक लव इन द मॉडर्न वर्ल्ड, द रोल ऑफ वुमेन इन शेपिंग सोसाइटी, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। तो क्वेश्चन नंबर 27 का क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 28, इब्सन्स घोस्ट डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। हेनरिक इब्सन पूरा नाम है इनका, इनके द्वारा एक लिखा गया है घोस्ट। तो वो डील करता है कौन सा थीम को, आगे जो बताया गया है इसमें से कौन सा है। ये है द मॉरल कंसिक्वेंसेस ऑफ पास्ट एक्शंस एंड सोसाइटल हाइपोक्रेसी। बी है द ट्रम्प ऑफ ह्यूमन स्पिरिट एंड एडवर्सिटी। सी है द टेंशन बिटवीन डिफरेंट जनरेशन। डी है द मिस्ट्री ऑफ लव एंड डेथ। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन ए करेक्ट है, द मॉरल कंसिक्वेंसेस ऑफ पास्ट एक्शंस एंड सोसाइटल हाइपोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामा ऑफ आइडियाज। इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है ड्रामा ऑफ आइडियाज का। ऑप्शन ए एम्फेसिस ऑन एक्शन रेदर देन डायलॉग। ये है नहीं भाई, डायलॉग में ही चीज़ें सारी होती हैं, किसमें, ड्रामा ऑफ आइडियाज में। थीम्स रिलेटेड टू वर्किंग क्लास एंड सोशल स्ट्रगल्स, कैरेक्टर्स इंगेज इन इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफिकल डिबेट्स, फॉलो द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर एंड क्लोजिंग एंडिंग। ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी मैंने बताया डिबेट्स, जहाँ पे बातें आ जाएं, जहाँ पे बातों के बारे में जिक्र हो जाए, मान लीजिए क्या है कि वहाँ पे समझ जाइए आप कि ड्रामा ऑफ आइडियाज़ की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन 30, विच प्ले राइट इज नोन फॉर कंबाइनिंग सोशल क्रिटिसिज्म एंड ह्यूमर इन हिज ड्रामा ऑफ आइडियाज़। कौन से प्ले राइट हैं जिनको जाने जाते हैं, वो सोशल क्रिटिसिज्म एंड ह्यूमर दोनों को क्या करते हैं, लेकर आते हैं ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में। यह है एंटोन चेखव। अब क्या है, भी है टेनेसी विलियम्स, शाह सैमुअल बेकेट, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। क्वेश्चन नंबर 30 जो है, क्वेश्चन नंबर 30 का डी है, जीवी शाह। जीवी शाह ही क्या करते हैं, सोशल क्रिटिसिज्म को लेके आते हैं ह्यूमर के रूप में अपने ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पोइट्रिक ड्रामा। पोइट्रिक ड्रामा का फादर किसको बोला गया। ऑप्शन ए है विलियम शेक्सपियर, बी है क्रिस्टोफर मार्लो, सी है टी.एस. इलियट, डी है जॉन मिल्टन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी करेक्ट है। टी.एस. इलियट को फादर कहा गया है पोइट्रिक ड्रामा का। और थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि पोइट्रिक ड्रामा को वर्स ड्रामा भी बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, पोइटिक एलिमेंट्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, पोइटिक एलिमेंट्स होते हैं। और यही क्या होता है, पोइट्रिक ड्रामा होता है। और जो इसमें डायलॉग्स वगैरह लिखे गए रहते हैं ना, वो वर्स में लिखे गए रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, वर्स में लिखे गए रहते हैं। इसमें ज़्यादातर मतलब कॉम्बिनेशन होता है एंशिएंट एंड न्यू, प्राचीन चीज़ों को भी राइटर लिखते हैं, नई चीज़ों को भी लिखते हैं। और इसलिए ये सिंबॉलिक ड्रामा भी इनको बोला जाता है। सिंबॉलिक ड्रामा भी होता है, इसमें सिंबोलिज्म का भी यूज़ किया रहता है। अब यहाँ पे क्या होते हैं, जो पोइट्रिक ड्रामा होता है ना, इसमें रिलीजियस थीम्स जो होते हैं ना, वो चीफ फैक्टर होते हैं। और ये चीफ फैक्टर किस सेंचुरी में है, 20वीं सेंचुरी में क्या हुए, रिलीजियस थीम्स को चीफ फैक्टर बनाया गया। किस में, आपके पोइट्रिक ड्रामा में। जो मेजर राइटर हुए पोइट्रिक ड्रामा के, टी.एस. इलियट तो क्या रहे, पायनियर रहे। इन्होंने क्या किया, पोइट्रिक ड्रामा को लेके आया।
तो इसमें और जो राइटर हैं जॉन मेसफील्ड हैं, W.H. आर्डन हैं, ईश्वर वुड हैं, विलियम शेक्सपियर ने भी क्या किया है, अब पोएट्रिक ड्रामा का यूज़ किया हुआ है, जॉन मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी क्या किया है, यूज़ किया हुआ है पोएट्रिक ड्रामा का। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोएट्रिक ड्रामा। पोएट्रिक ड्रामा का क्या कैरेक्टरिस्टिक है इसमें से? प्रोज डायलॉग्स, बिल्कुल नहीं। रिदमिक वर्स और पोएट्री इन डायलॉग, फोकस ऑन रियलिस्टिक सिंपल लैंग्वेज एंड स्ट्रक्चर। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट है, रिदमिक वर्स और पोएट्री इन डायलॉग। अगला क्वेश्चन 33 T.S. Eliot मर्डर इन द कैथेड्रल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। T.S. Eliot के द्वारा लिखा गया है प्ले मर्डर इन द कैथेड्रल, बहुत ही अच्छा प्ले है। तो किसका एग्जाम्पल है? सिंपल सा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी करेक्ट है, पोएट्रिक ड्रामा का ये क्या है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 34 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोएट्रिक ड्रामा? यूज ऑफ वर्स, फोकस ऑन मॉरल एंड फिलोसफिकल थीम्स, नेचुरलिस्टिक डायलॉग, एम्फेसिस ऑन डायलॉग एंड स्टाइल। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पोएट्रिक ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए नॉट लिखा गया है कि पोएट्रिक ड्रामा का कौन सा फीचर नहीं है। देखिए यूज ऑफ वर्ड्स तो होता ही होता है, फोकस ऑन मॉरल एंड फिलोसफिकल थीम ये भी होता है, नेचुरलिस्टिक डायलॉग ये देखिए यही क्या है आपका क्वेश्चन 34 का ऑप्शन सी करेक्ट है। पोएट्रिक ड्रामा में नेचुरलिस्टिक डायलॉग नहीं होते हैं, बाकी चीज़ें क्या इसमें सब करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35 इन विच पीरियड डिड पोएट्रिक ड्रामा गेन प्रोमिनेंस। किस पीरियड में पोएट्रिक ड्रामा एकदम अपने आया प्रोमिनेंस फॉर्म में? द मॉडर्न, द रेनेसां, विक्टोरियन, रोमांटिक। मॉडर्न पीरियड में आया, ऑप्शन ए करेक्ट है 35 का। क्वेश्चन नंबर 36 विच प्ले इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पोएट्रिक ड्रामा। देखिए इसमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो अर्लीस्ट एग्जाम्पल माना गया पोएट्रिक ड्रामा का? तो यहाँ पे देखिए क्या है, अर्लीस्ट की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। द टेम्पेस्ट है बाय विलियम शेक्सपियर, द डचेज ऑफ माल्फी बाय जॉन वेबस्टर, मर्डर इन द कैथेड्रल बाय T.S. Eliot, फास्ट है बाय देखिए जॉन वुल्फगैंग वॉन गोथे। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। द टेम्पेस्ट है विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया, ये क्या है, ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है पोएट्रिक ड्रामा का, इसको पोएट्रिक ड्रामा भी हम मानते हैं। और जो टेम्पेस्ट है ये 1611 में क्या हुआ था, विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। और इसके जो मेन मतलब जो करेक्टर रहे वो क्या रहे, जो प्रास्पीरो, मिरिंडा, एलेंसो, सेबेस्टियन, ये क्या है मेन करेक्टर हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्या हैं करेक्टर्स हैं, कैलिबन है, गंजालो है, साइकरेक्स है। तो ये सारे के सारे क्या है करेक्टर हैं किसके, टेम्पेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 37 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की थीम इन T.S. Eliot's पोएट्रिक ड्रामा। क्या थीम रहा मतलब T.S. Eliot के पोएट्रिक ड्रामा का? लव एंड रोमांस, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल, द ह्यूमन कंडीशन एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए क्या है, ऑप्शन सी है करेक्ट है, द ह्यूमन कंडीशन एंड स्पिरिचुअल क्राइसिस। इन्होंने क्या किया, मेन थीम को लेकर आए, किसमें, पोएट्रिक ड्रामा में। कौन, T.S. Eliot। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 38 पोएट्रिक ड्रामा डिफर्स फ्रॉम ट्रेडिशनल ड्रामा इन दैट इट प्लेसेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन। देखिए पोएट्रिक ड्रामा क्या डिफर्स है ट्रेडिशनल ड्रामा से, इन दैट इट प्लेसेस अ ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, क्या क्या है, कैरेक्टर डेवलपमेंट, नेचुरलिस्टिक सेटिंग्स, द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज एंड पोएटिक स्ट्रक्चर, ह्यूमर एंड इंटरटेनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 38 जो है 38 में क्या है, ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। जैसा कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा कि पोएट्रिक ड्रामा में क्या होता है, ये किस पे डिपेंड होता है, किस पे बेस होता है, पोइट्री पे और किस पे, वर्स पे। ये क्या होता है, बेस होता है पोएट्रिक ड्रामा। तो यहाँ पोएटिक स्ट्रक्चर आ गया तो क्या हो गया, यही
मेन इसका पॉइंट होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज अ क्लोसेट ड्रामा? क्लोसेट ड्रामा क्या है? ऑप्शन ए है अ टाइप ऑफ प्ले meant to be performed on stage, a drama written to be read rather than performed. C है a drama performed in private homes. D है a short play meant to be read aloud. ऑप्शन बी करेक्ट है। जो क्लोसेट ड्रामा हुआ वो लिखा गया केवल क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, परफॉर्म करने के लिए क्या हुए, क्लोसेट ड्रामा नहीं लिखे गए। और इसके जो क्या रहे, जो की फीचर्स रहे, देखिए इसमें जो क्लोसेट ड्रामा हुए वो क्या करता है, वो डील करता है हाई थिंकिंग एंड फिलॉसफिकल रिथोरिकल आइडिया जिसमें होते हैं। इसके अलावा देखिए क्या होता है, क्लोसेट ड्रामा में एक ड्रामेटिक टेक्निक होते हैं, ठीक है। और ड्रामेटिक टेक्निक कैसे होते हैं, लेस ड्रामेटिक टेक्निक इसमें यूज किए गए हैं और लेस एक्शन मतलब क्या है यहाँ पर होते हैं। इसमें क्या है, जॉन मिल्टन मतलब क्या इसको लिखे, सैमसन एगोनिस्ट जॉन मिल्टन का एक फेमस एग्जांपल है क्लोसेट ड्रामा का। इसके अलावा लॉर्ड बायरन, पीवी शैली ने भी क्या द सेंसी प्रोमेथियस अनबाउंड को लिखा हुआ है क्लोसेट ड्रामा में। इसके अलावा देखिए थॉमस हार्डी ने भी एक डायनेस्ट लिखा हुआ है, वो भी क्या है, क्लोसेट ही है। तो इस तरह से क्या हुआ है, जो क्लोसेट ड्रामा हुआ केवल पढ़ने के लिए लिखा गया, ना कि परफॉर्म करने के लिए, स्टेज पे इसको परफॉर्म नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, हु इज कंसीडर वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑथर्स ऑफ द क्लोसेट ड्रामा? क्लोसेट ड्रामा का अर्लीस्ट ड्रामाटिस्ट कौन रहा, किसको कंसीडर किया गया? ए है विलियम शेक्सपियर, बी है क्रिस्टोफर मार्लो, सी है जॉन मिल्टन और डी है ऑस्कर वाइल्ड। तो क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है, ऑप्शन सी करेक्ट है, जॉन मिल्टन। उन्होंने क्या लिखा, क्लोसेट ड्रामा, और सैमसन एगोनिस्ट उन्होंने लिखा हुआ, वही क्या है, क्लोसेट प्ले है। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोसेट ड्रामा? अब इसमें देखिए कौन सा एग्जाम्पल है क्लोसेट ड्रामा का, द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर, सैमसन एगोनिस्ट बाय जॉन मिल्टन, हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ बाय विलियम शेक्सपियर। देखिए अभी हमने बताया सैमसन एगोनिस्ट। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट डिस्टिंग्विशेस क्लोसेट ड्रामा फ्रॉम ट्रेडिशनल प्लेज? क्या डिस्टिंग्विशेस हैं क्लोसेट ड्रामा का किससे, ट्रेडिशनल प्लेज से? दे आर लॉन्गर इन लेंथ, दे आर इंटेंट फॉर परफॉर्म्स नॉट रीडिंग, दे फोकसेज ऑन फिलोसफिकल or moral themes rather than action, they involve in large number of characters and complex scenes। तो क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए ऑप्शन सी करेक्ट है, दे फोकसेज ऑन फिलोसफिकल और मॉरल थीम्स रेदर देन एक्शन। चूँकि इसमें एक्शन होते नहीं थे, ये केवल पढ़ने के लिए लिखा गया क्लोसेट ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43, which of the following plays by John Milton is classified as the closeted drama? Samson Agonist, Paradise Lost, Paradise Regent, El Algero। देखिए ये सिंपल सा है क्वेश्चन, दूसरे तरीके से ऊपर भी इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पढ़ा है। तो क्या है आपका सैमसन एगोनिस्ट क्या है, एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 43 में ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, क्लोसेट ड्रामा इज ऑफन एसोसिएटेड विथ विच लिटरेरी पीरियड? किस लिटरेरी पीरियड से क्या हुआ क्लोसेट ड्रामा बिलोंग करता है? यह है विक्टोरियन, मॉडर्निस्ट, द रोमांटिक, द रेनेसा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है। रेनेसा पीरियड से क्या करता है, बिलोंग करता है, कौन सा, क्लोसेट ड्रामा। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय शेक्सपियर इज कॉमनली कंसीडर्ड अ प्रॉब्लम प्ले? देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें से कौन सा ऐसा प्ले है जो विलियम शेक्सपियर का प्रॉब्लम प्ले के नाम से भी जानते हैं उस प्ले को। सिंपल सा है, ऑप्शन ए हैमलेट है, तो ट्रेजेडी है, टेम्पेस्ट देखिए क्या है आपका ट्रेजिक कॉमेडी में आ जाता है, ड्रामा ऑफ रोमांस में भी आ जाता है टेम्पेस्ट, मेजर फॉर मेजर किंग लियर ट्रेजेडी है। तो सिंपल सा है, ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। मेजर फॉर मेजर को हम क्या बोलते हैं,
प्रॉब्लम प्ले के जेनर में भी लाते हैं। किसके द्वारा लिखा गया प्ले है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा ये लिखा गया प्ले है। इसको हम प्रॉब्लम प्ले की श्रेणी में भी लेकर आते हैं, मेजर फॉर मेजर को। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन क्या है? सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 46, व्हाट इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रॉब्लम प्ले? प्रॉब्लम प्ले का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये है द प्ले इज इंटायरली बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स। बी है द प्ले एक्सप्लोर्स मॉरल एंड सोशल इश्यूज विदाउट प्रोवाइडिंग क्लियर सॉल्यूशंस। सी है द प्ले इन्वॉल्व्स अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड एविल। और डी है द प्ले हैज़ अ ट्रेजिक एंडिंग। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है। द प्ले एक्सप्लोर्स मॉरल एंड सोशल इश्यूज। जो प्ले में क्या होता है बताया गया रहता है, मॉरल और सोशल इशू को बताया गया रहता है, और उसमें क्या होता है? विदाउट प्रोवाइडिंग क्लियर सॉल्यूशन, कोई क्लियर सॉल्यूशन उसमें नहीं हो पाता है। देखिए यहाँ पे है क्या, जो टर्म है ना प्रॉब्लम प्ले का, थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दें। ये क्वाइन किया गया किसके द्वारा? सिडनी ग्रांडी के द्वारा क्या किया गया था? इसको मतलब क्वाइन किया गया था इस टर्म को, और ये पॉपुलर किया गया किसके द्वारा? एक नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक इब्सन, इनके द्वारा क्या किया गया? पॉपुलर किया गया। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बता दिया। एक पहला क्वेश्चन कि प्रॉब्लम प्ले को किसने मतलब क्या किया? क्वाइन किया, तो इसका करेक्ट आंसर है सिडनी ग्रांडी। और दूसरा क्वेश्चन है इसको पॉपुलर किसने किया? तो इसको पॉपुलर किया एक नॉर्वेजियन प्लेराइट हेनरिक इब्सन ने। इसमें देखिए होता क्या है, जैसे अभी इसमें जो बताया गया जो थीम रहा कि प्रॉब्लम होता है, बताया गया रहता है किसका? मॉरल और सोशल प्रॉब्लम होता है, और प्रोवाइड नहीं हो पाता है कि रियल इसका सलूशन क्या है। उस चीज़ पे राइटर क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। बहुत सारे इसके क्या हुए, इसके राइटर हुए, इसमें जैसे हेनरिक इब्सन हो गए, जॉन गेल्सवर्दी हो गए, जी.बी. शाह भी क्या हुए? प्रॉब्लम प्ले को लिखे। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट टिपिकली कैटेगराइज्ड एज अ प्रॉब्लम प्ले? अब आगे जो प्ले दिए गए इसमें से किसको प्रॉब्लम प्ले के रूप में हम नहीं ले सकते? तो ये है ट्रोइलियस एंड क्रेसिडा। बी है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। सी है अ मिडसमर नाइट ड्रीम। और डी है मेजर फॉर मेजर। तो क्वेश्चन नंबर 47 का क्या है? ऑप्शन सी क्या है? करेक्ट है। अ मिडसमर नाइट ड्रीम को हम कैटेगराइज नहीं करते हैं प्रॉब्लम प्ले के रूप में, बाकी को हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम प्ले के रूप में भी लेते हैं। क्वेश्चन 48, इन विच शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले डज द कैरेक्टर एंजेलो abuse his power by enforcing harsh laws on sexual morality? देखिए ऑप्शन ए है ओथेलो, बी है मेजर फॉर मेजर, सी है द मर्चेंट ऑफ वेनिस, और डी है ट्वेल्थ नाइट। तो क्वेश्चन नंबर 48 में देखिए ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है, मेजर फॉर मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 49, विच शेक्सपियर्स प्रॉब्लम प्ले इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट centered around marriage, disguise and resolution of deep personal and social conflicts? ऑप्शन ए है द विंटर्स टेल, बी है ट्रोइलियस एंड क्रेसिडा, सी है ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल, और डी है मैकबेथ। क्वेश्चन नंबर 49 में देखिए क्या है? ऑप्शन सी करेक्ट है, ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल में ये चीज़ें होती हैं। ये क्या होता है? इसमें इन्वॉल्व्स है, अ कॉम्प्लेक्स प्लॉट है, सेंटर्ड अराउंड मैरिज पे सेंटर है, डिस्गाइज है, एंड रिसोल्यूशन होता है डीप पर्सनल एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज वन ऑफ द सेंट्रल थीम्स ऑफ शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर? शेक्सपियर की जो प्ले हुई मेजर फॉर मेजर, इसको 1603 में इन्होंने लिखा, तो क्या मतलब इसका मेजर थीम रहा? देखिए द डेंजर्स ऑफ एम्बिशन, द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर एंड जस्टिस, सी है द सर्च फॉर ट्रू लव, और डी है द इनविटेबिलिटी ऑफ फेट। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है, द करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ पावर एंड जस्टिस। 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल फीचर ऑफ द प्रॉब्लम प्ले जेनर? क्या टिपिकल फीचर मतलब है इसमें से प्रॉब्लम प्ले का? ये है क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन गुड एंड एविल कैरेक्टर्स, सिंपल लाइट हार्टेड कॉमेडिक एलिमेंट्स, सी है और मॉरली एम्बागियस और अनरिजॉल्व्ड एंडिंग, और डी है एन एम्फेसिस ऑन हिस्टोरिकल फैक्ट।
तो क्वेश्चन नंबर 51 में ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन सी करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 51 का, और मॉरली एम्बागियस और द अनरिजॉल्व एंडिंग। क्वेश्चन नंबर 52, विच कैरेक्टर इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल challenges social norms by marrying a man who has rejected her। ये है हेलिना, बी है बिट्राइस, सी है वायला और डी है जूलियट। 52 का ऑप्शन क्या है, ये करेक्ट है हेलेना। क्वेश्चन नंबर 53, हु इज कंसिडर्ड द लीडिंग प्ले राइट ऑफ द थिएटर ऑफ अपसर्ड। यहाँ से फ्रेंड थिएटर ऑफ अपसर्ड से कुछ क्वेश्चंस हैं। जो थिएटर ऑफ अपसर्ड रहा उसके लीडिंग प्ले राइट कौन रहे, देखिए ऑप्शन है सैमुअल बेकेट, एंटोन चेखव, हेरोल्ड पिंटर और टेनेसी विलियम्स। ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, सैमुअल बेकेट क्या रहे, लीडिंग प्ले राइट रहे थिएटर ऑफ अपसर्ड के। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको बता दें, कुछ चीज़ें और समझ लीजिए थिएटर ऑफ अपसर्ड से। जो टर्म है ना थिएटर ऑफ अपसर्ड, इसको मार्टिन एस्लिन ने अपने से थिएटर ऑफ अपसर्ड जो है 1961 में लेकर आया था। और यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी राइटर हुए इस टर्म को अपने अपने वर्क्स में क्या किया, यूज़ किया। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि इस टर्म को कौन लेके आया, तो इस टर्म को क्वाइन किया गया मार्टिन एस्लिन के द्वारा। और किस में किया गया, उनके एस्से में थिएटर ऑफ अपसर्ड, जिसको 1961 में क्या हुए थे, वो लेकर आए थे। तो ये आपका ये रहा मतलब एक और क्वेश्चन आपका ये बन गया कि थिएटर ऑफ अपसर्ड को किसने क्वाइन किया। उसके बाद से इसके कुछ की फैक्ट्स को समझ लेते हैं। थिएटर ऑफ अपसर्ड क्या है, एक एंटी कैरेक्टर ड्रामा है और एंटी लैंग्वेज एंटी प्लॉट इसमें होता है। एक ऐसा पर्पज होता है जिसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, नथिंगनेस क्या होता है, पर्पज होता है, और लास्ट में कुछ प्राप्त भी नहीं होता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आता है सैमुअल बेकेट ने जो लिखा है वेटिंग फॉर गोडो, एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है थिएटर ऑफ अपसर्ड प्ले का, सैमुअल बेकेट के द्वारा ही लिखा गया वेटिंग फॉर गोडो। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा मतलब बता दिया आपको थिएटर ऑफ अपसर्ड के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि हु इज़ कंसीडर्ड द लीडिंग प्ले राइट ऑफ द थिएटर ऑफ द अपसर्ड, तो अगर लीडिंग प्ले राइट की बात आती है तो यहाँ पे सैमुअल बेकेट का ही नाम आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। व्हाट इज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थिएटर ऑफ अपसर्ड। क्या डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है थिएटर ऑफ अपसर्ड का, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लॉट स्ट्रक्चर, एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल थीम्स एंड द एब्सुर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, फोकस ऑन हिस्टोरिकल इवेंट्स, रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ एवरीडे लाइफ। ऑप्शन बी करेक्ट है। अभी मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, जो एक्सप्लोरेशन होता है, एग्जिस्टेंशियल चीज़ें होती है ना, वो एकदम एब्सुर्डिटी वाली चीज़ें रहती हैं, मतलब नथिंगनेस, कुछ नहीं इसमें हासिल होता है। तो यहाँ देखिए एक्सप्लोरेशन ऑफ एग्जिस्टेंशियल थीम्स एंड द एब्सुर्डिटी ऑफ ह्यूमन क्या होता है, एग्जिस्टेंस। यही क्या होता है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसका, थिएटर ऑफ अपसर्ड का। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन क्या है, बी क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज कंसिडर्ड अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ थिएटर ऑफ अपसर्ड। ऑप्शन ए है वेटिंग फॉर गोडो, बी है द ग्लास मैनगरी, और सी है अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, और डी है द सीगल। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन ए करेक्ट है, वेटिंग फॉर गोडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, इन विच डिकेड डिड द थिएटर ऑफ अपसर्ड इमेजिन सिग्निफिकेंस थियोरेटिकल मूवमेंट। किस डिकेड में क्या हुआ था, ये आया था। तो सिंपल सा है क्वेश्चन नंबर 56 का, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। 1950 में क्या हुआ था, डिकेड के लगभग ये आया हुआ था। 1950 दशक में क्या हुआ था, ये आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट्स इज एसोसिएटेड विद द थिएटर ऑफ अपसर्ड एलोंगसाइड सैमुअल बेकेट। सैमुअल बेकेट के साथ थिएटर ऑफ अपसर्ड से कौन से ऐसे प्ले राइट हैं जो क्या थे, एसोसिएटेड थे। आर्थर मिलर, यूजीन, अब देखिए यानेस्को, विलियम शेक्सपियर, हेनरी किप्सन। तो क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है।
यूजिन यानेस्को क्या रहे, ये भी थिएटर ऑफ एब्सर्ड के ही प्लेराइट है, उसी से एसोसिएटेड मतलब ये रहे। और इनके अलावा और कौन कौन रहे, जीन गैनेट, हेरोल्ड पिंटर और टॉम स्टोपार्ड, ये लोग भी क्या रहे, एसोसिएटेड रहे थिएटर ऑफ एब्सर्ड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 58, व्हाट इज द सेंट्रल थीम एक्सप्लोर्ड इन सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो? क्या सेंट्रल थीम है सैमुअल बेकेट के द्वारा लिखा गया जो वेटिंग फॉर गोडो है? द पावर ऑफ लव, द इनविटेबिलिटी ऑफ डेथ, द सर्च ऑफ मीनिंग एंड पर्पस इन मीनिंगलेस वर्ड, द रोल ऑफ सोशल क्लास। अभी सिंपल सा हमने बताया कि एब्सर्ड प्ले में क्या लिख किया गया, उसका जो पर्पस रहा ना, नथिंगनेस, लास्ट में क्या मिला, कुछ नहीं, तो यही है द सर्च फॉर मीनिंग, मतलब सर्च किया गया मीनिंग के लिए, एंड पर्पस इन अ मीनिंगलेस वर्ड, और उसका पर्पस क्या रहा, मीनिंगलेस वर्ड रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, व्हाट थियरेटिकल टेक्निक इज कॉमनली यूज इन थिएटर ऑफ एब्सर्ड? क्या थियरेटिकल टेक्निक यूज किया गया मुख्य रूप से थिएटर ऑफ एब्सर्ड में? ऑप्शन ए है नेचुरलिज्म, बी है नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, और सी है क्लासिकल ट्रेजेडी, और नीचे आते हैं एक ऑप्शन सोशल रियलिज्म। देखिए इसमें क्या है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग की टेक्निक को क्या किया गया, थिएटर ऑफ एब्सर्ड में यूज किया गया। और अभी इसके ऊपर हमने डिस्कस किया कि नॉन लीनियर टेक्निक क्या होता है। नॉन लीनियर टेक्निक में क्या हुआ, वेयर इवेंट्स आर प्रेजेंटेड इन अ नॉन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें कोई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं हुआ, कहाँ कब क्या हो जाए कुछ ठिकाना नहीं। What term is often used to describe the sense of purposelessness and despair in the theater of absurd? देखिए किस टर्म को ज़्यादातर यूज़ किया गया डिस्क्राइब करने के लिए, किस रूप में, सेंस ऑफ पर्पजलेसनेस एंड डिस्पेयर इन द थिएटर ऑफ एब्सर्ड के रूप में। यह है निहिलिज्म, बी है रोमांटिसिज्म, सी है सैरलिज्म, और डी है एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो ऑप्शन ए क्या है इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कैरेक्टर्स इन थिएटर ऑफ एब्सर्ड? देखिए जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है उसमें कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैरेक्टर्स के बारे में क्या बातें बेस्ट हो सकती हैं, वो किस रूप में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए, they are highly realistic and complex, b, they often engage in repetitive actions and dialogue, they are idealized representations of human virtue, और d है they follow clear logical paths to their goals। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सिंपल सा देखिए ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। क्वेश्चन 61 का ऑप्शन बी करेक्ट है, they often engage in repetitive actions and dialogue। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 62, द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिलॉसफी ऑफ विच थिंकर? जो थिएटर ऑफ एब्सर्ड है ना, वो इन्फ्लुएंस हुआ किसकी फिलॉसफी से, कौन से ऐसे थिंकर है जिनकी फिलॉसफी को लेके थिएटर ऑफ एब्सर्ड क्या किया, बनाया गया? ये है कार्ल मार्क्स, बी है जीन पॉल सार्टर, सी है एल्बर्ट आइंस्टीन, और डी है सिगमंड फ्रूड। ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें भी जीन पॉल सार्ट की फिलॉसफी को लेके क्या किया गया था, थिएटर ऑफ एब्सर्ड लाया गया, उन्हीं के इन्फ्लुएंस से क्या किया गया, लाया गया। 62 में ऑप्शन बी क्या है करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू सी द घोस्ट ऑफ बैंको एट द बैंक्वेट? देखिए अब यहाँ से जो क्वेश्चंस बने हैं वो जो आपके सिलेबस में विलियम शेक्सपियर के द्वारा ट्रेजेडी है मैकबेथ, उसी से क्या है ये सारे के सारे एमसीक्यूज नीचे हैं, और उसके बाद से हम आर्म्स एंड द मैन और लुक बैक इन एंगर के भी कुछ एमसीक्यूज को देखेंगे। इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हम नहीं ऐड कर सकते, तो इसीलिए बहुत सारे क्वेश्चन को बता दिया जाता है, बोल के समझा दिया जाता है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, बन सकते हैं। जैसे जो मैकबेथ प्ले है, सबसे पहले आप जानिए कि क्या है, ये एक ट्रेजेडी है
और ट्रेजेडी है, अगर इसका कंप्लीट नेम पूछता है कि व्हाट इज़ द कंप्लीट नेम ऑफ मैकबेथ, तो इसका कंप्लीट नेम है द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ। ये ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ है। और 4 ग्रेट ट्रेजेडी रहे विलियम शेक्सपियर का, उसमें से ये एक है। 1606 में क्या हुआ था, ये प्ले आया और इस प्ले की जो सेटिंग है, इस प्ले की जो सेटिंग है वो है स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। कैरेक्टर्स इसमें समझ लेते हैं। कैरेक्टर्स देखिए इसमें क्या है, डंकन है जो कि किंग ऑफ स्कॉटलैंड है। मैल्कलम एंड डोनाल्ड वेन, ये डंकन के 2 लड़के हैं। मैल्कलम क्या है, बड़ा लड़का है, और डोनाल्ड वेन क्या है, छोटा लड़का है। उसके बाद से देखिए जो बहुत सारे जनरल्स रहते हैं, योद्धा रहते हैं डंकन की आर्मी में, जिसमें मेन मतलब कौन रहता है, मैकबेथ और बैंको। कुछ और कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। कुछ और कैरेक्टर्स हैं जैसे आपका मैकडफ है, लेनॉक्स है, रॉस है, एंगस है, ये सब क्या नोबल मैन है, किसके, स्कॉटलैंड के। और फ्लियंस है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट तो नहीं कह सकते लेकिन है, फ्लियंस जो है बैंको का लड़का है। और लेडी मैकबेथ हैं, मैकबेथ की वाइफ है, जिनको चौथी चुड़ैल बोला गया है। इसमें 3 बीचेस हैं, 3 चुड़ैलें हैं, फर्स्ट बीच, सेकंड बीच, थर्ड बीच। और चौथी चुड़ैल, अगर क्वेश्चन आता है कि फोर्थ, हु इज कॉल्ड द फोर्थ बीच इन द प्ले मैकबेथ, तो चौथी चुड़ैल किसके बारे में कही गई है, लेडी मैकबेथ के बारे में कहा जाता है कि वो चौथी चुड़ैल का क्या करती हैं, रोल अदा करती हैं। उसका रीज़न है कि चुड़ैल नहीं है लेकिन उनका जो नेचर है वो क्या है, वो ऐसा हो जाता है, इतना एम्बिशियस हो जाती हैं वो एक अपने पावर को पाने के लिए, एक प्रतिष्ठा को पाने के लिए, कि बहुत सारे सीन में वो क्या करती है, अपने हस्बैंड का साथ देती हैं। तो चौथी चुड़ैल उनको बोला गया है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछता है कि जो 3 चुड़ैलें हैं, फर्स्ट बीच, सेकंड बीच, थर्ड बीच, तो उनकी मालिक कौन है, तो उनकी जो मालिक, उनकी जो स्वामिनी है वो है हिकेट। ये कौन है, हिकेट है। उसके बाद से एक शिवार्ड करेक्टर है। शिवार्ड क्या है, वो जनरल है इंग्लिश फोर्स का। और हिकेट मैंने बता ही दिया कि वो क्या है, स्वामिनी है, क्वीन है, किसकी, विचेस का, जो 3 विचेस है उसकी क्या है, वो क्वीन है। तो इस तरह से देखिए हमने क्या किया, थोड़ा सा मतलब बता दिया कैरेक्टर्स के बारे में, ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर पूछते हैं तो आप कहीं मिस न करें, क्योंकि इस पे हमने MCQ नहीं बनाया हुआ है। तो अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू सी द गोस्ट ऑफ बैंक्वेट। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीन भी हैं। कौन कौन से हैं, 3 बीचेस सीन है, पोर्टर सीन है, डैगर सीन है, बैंक्वेट सीन है, स्लीप वॉकिंग सीन है। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट सीन है मैकबेथ में, इस ट्रेजेडी में। तो वही जब बैंक्वेट सीन है, बैंक्वेट मतलब जब मैकबेथ है, राजा डंकन जो है ना, किंग डंकन को क्या करता है, वो मार देता है और राजा बन जाता है, उसकी वाइफ क्वीन बनती है, तो एक दावत देता है। तो वहाँ पे क्या होता है, उस दावत में सारे लोग मतलब आए रहते हैं, एक शाही दावत रहता है, वो अपने राजा बनने की खुशी में वो देता है। और वो बैंकों को भी क्या करता है, हायर करता है कुछ आदमियों को, और उनके थ्रू क्या करता है, बैंकों को भी मरवा देता है, और उसका लड़का फ्लियंस वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन यही है कि कौन ऐसा करेक्टर है जो पहली बार क्या करता है, गोस्ट को देखता है। किसके गोस्ट को, बैंकों के गोस्ट को। किसमें, बैंक्वेट जो सीन है उसी में। तो ऑप्शन है लेडी मैकबेथ, मैकबेथ, रॉस, लेनॉक्स। तो ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। मैकबेथ जो है ना, वही क्या करता है, देखता है सबसे पहले बैंकों के भूत को। क्वेश्चन नंबर 64, व्हाट इज़ द मैकबेथ्स टाइटल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। अब मैकबेथ जो है ना, राजा बनने से पहले शुरू में वो क्या रहता है, थेन ऑफ काडोर, थेन ऑफ ग्लेमिस, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, प्रिंस ऑफ कम्बरलैंड। ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, थेन ऑफ ग्लेमिस रहता है वो। क्वेश्चन नंबर 65, हु सेज द लाइन आउट आउट ब्रीफ कैंडल। अभी मैंने बताया कि जो क्वेश्चंस हैं वो क्या हैं, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई प्ले जो है आपके सिलेबस में, मैकबेथ उसी से हैं। तो इस लाइन को कौन कहता है कि आउट आउट ब्रीफ कैंडल, और आगे है
टोल्ड बाई एन इडियट टूल फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, ये आगे की लाइन है। तो इस देखिए लाइन को मैकबेथ ही बोलता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। और ये किस एक्ट में बोलता है? एक्ट 5 में। और अगर सीन भी पूछता है तो सीन क्या है? 5 है। ये भी क्वेश्चन आपका एक बन सकता है कि आउट ऑफ ब्रीफ कैंडल किस एक्ट किस सीन में बोला गया है मैकबेथ के द्वारा? तो एक्ट 5 सीन 5 में क्या है, इसको बोला गया है मैकबेथ के द्वारा। और इस लाइन से इतना ज़्यादा प्रभावित हुए थे विलियम फाकनर कि उन्होंने क्या किया, द साउंड एंड फ्यूरी के नाम से क्या किया, एक प्ले भी लिख दिया। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विलियम फाकनर ने विलियम शेक्सपियर के किस प्ले से क्या किया, द साउंड एंड फ्यूरी प्ले लिखा। तो मैकबेथ प्ले से क्या हुआ, उन्होंने जो लाइन पढ़ा द साउंड एंड फ्यूरी वाला, उसी से इन्होंने क्या किया था, प्ले लिखा था द साउंड एंड फ्यूरी। तो इस तरह से क्वेश्चंस ये भी आ सकता है एक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, विच कैरेक्टर अल्टीमेटली किल्स मैकबेथ? सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन सा कैरेक्टर है जो मैकबेथ को मारता है? तो मैकडफ है, वही लास्ट में क्या करता है, मारता है मैकबेथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, हु किल्स लेडी मैकबेथ? लेडी मैकबेथ को कौन मारता है? मैकबेथ, डंकन, मैकडफ, सी कॉमिट सुसाइड। ऑप्शन डी करेक्ट है, वो सुसाइड कर लेती है, उसे कोई नहीं मारता है। स्लीप वॉकिंग सीन में जाती है, वो इंसेन हो जाती है और उसमें वहीं पे देखिए क्या है, कैथारसिस है, प्योरिफिकेशन है, परगेशन है। जब वो ट्रेजिक उसका क्या है जो फ्ला है, उसको जब रियलाइज़ होता है कि एक वुमेन होकर, एक औरत होकर, चूँकि ऐसा माना जाता है कि जो औरतों का जो क्या होता है, जो हार्ट होता है, उनके अंदर जो मर्सी होती है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, एज अ मेल के कंपेयर में। एक मेल के कंपेयर में फीमेल के अंदर क्या होता है, ज़्यादा कंपैशन और मर्सी होता है। तो एक बीइंग अ वुमेन, एक औरत होते हुए वो क्या करता है, इतना बड़ा वो क्राइम करती है, उसको ये रियलाइज़ होता है और इस कारण से वो क्या होती है, वो इंसेन होती है, स्लीप वॉकिंग सीन में जाती है और फिर अपने आप को सुसाइड कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ मैकबेथ? देखिए मेन थीम क्या है, मेन थीम देखिए लव एंड बिट्रायल है, बी है द करप्टिंग पावर ऑफ एम्बिशन, सी है द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉरर और डी है रिवेंज एंड जस्टिस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है, द करप्टिंग पावर ऑफ एम्बिशन। जैसे जो विलियम शेक्सपियर की प्ले है, ये क्या है, ट्रेजेडी ऑफ एम्बिशन है, ट्रेजिक फ्लाई इसका क्या एम्बिशन है मैकबेथ का, और इसी के थ्रू क्या होता है, उसका लास्ट में डाउन फॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट डज द टर्म मैकबेथ मोस्ट ऑफन सिंबलाइज थ्रू आउट द प्ले? कौन सा टर्म मतलब क्या है पूरे प्ले में सिंबलाइज होता है? करेज, ग्रीड, गिल्ट एंड एम्बिशन, ऑनर। ऑप्शन सी करेक्ट है 69 का। ये क्या होता है पूरे प्ले में, गिल्ट और एम्बिशन। एम्बिशन के थ्रू क्या होता है, वो गिल्ट करता रहता है, अपराध पे अपराध करता रहता है, क्राइम पे आफ्टर क्राइम करता रहता है मैकबेथ, केवल किसके लिए, फॉर द शेक ऑफ हिज थ्रोन। क्वेश्चन नंबर 70, हु लीड्स द इंग्लिश फोर्सेज अगेंस्ट मैकबेथ? अब देखिए मैकबेथ के अगेंस्ट इंग्लिश फोर्स को कौन लीड करता है? तो ऑप्शन ए बैंको, बी मैकडफ, सी मैल्कलम और डी क्या है, रॉस। तो ऑप्शन सी है करेक्ट, मैल्कलम। आगे है क्वेश्चन 71, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फेयर इज अ फाउल एंड फाउल इज अ फेयर चांट बाई द विचेस? देखिए ओपनिंग सीन में ही जब चुड़ैलें क्या होती हैं, मिलती हैं, तो उनका जब क्या होती है, वो जब गायब होती हैं, जब वो जाती हैं तो यह कहते हुए गायब होती हैं, क्या कहती हैं, फेयर इज़ अ फाउल एंड फाउल इज़ अ फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। ये पूरी लाइन है। तो क्या सिग्निफिकेंस है इस लाइन का? देखिए ऑप्शन ए है, इट फॉर शेडोज द थीम ऑफ डिसेप्शन, इट इंट्रोड्यूसेस द आइडिया ऑफ फेट, इट रिफ्लेक्ट्स मैकबेथ्स इंटरनल कन्फ्लिक्ट और डी है, इट इज़ अ साइन ऑफ विचेस एविल इंटेंशन। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है,
72 हु डज मैकबेथ हायर टू किल बैंको एंड फ्लियंस। बैंको और फ्लियंस को मारने के लिए मैकबेथ किसको हायर करता है? द थ्री बीचेस। और शुरू में हम जब स्टोरी बता रहे थे तो समझाए हैं इसको कि वो अपने नहीं मारता है, एक मर्डरस जो होते हैं उनको क्या करता है, वो हायर करता है। और तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका, अ ग्रुप ऑफ एसेसिन्स, यही क्या है, ऑप्शन करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 72 का। 73 व्हाट विजन डज मैकबेथ सी बिफोर ही किल्स डंकन। क्या देखता है डंकन को मारने से पहले? अ फ्लोटिंग डैगर, बैंकोस गोस्ट, अ क्राउन, बैटल बिटवीन सोल्जर्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए करेक्ट है। डैगर को देखता है, फ्लोटिंग डैगर, एक खंजर मतलब क्या होता है, ऐसे लटकता है और ऐसे हिलता रहता है, उसी को देखता है। क्वेश्चन 74 व्हाट काजेज लेडी मैकबेथ डिसेंट इनटू मैडनेस। क्या कारण है कि जो लेडी मैकबेथ है ना वो पागल हो जाती हैं, मैडनेस में चली जाती हैं? फियर ऑफ बीइंग काट, गिल्ट फ्रॉम हर रोल इन डंकन्स मर्डर, मैकबेथ्स इंक्रीजिंग क्रुएल्टी, हर एम्बिशन बीइंग अनफुलफिल्ड। ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसा कि अभी हमने बताया वो प्योरिफिकेशन परगेशन में जाती हैं तो उनका जो अपराध है ना डंकन के मर्डर करने में उसको रियलाइज करती हैं और इसीलिए क्या होती हैं, वो मैड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 75 हु हेल्प्स मैल्कलम एंड मैकडफ रेज एन आर्मी अगेंस्ट मैकबेथ। कौन मदद करता है मैल्कलम और मैकडफ को मैकबेथ के अगेंस्ट आर्मी को रेज करने के लिए? बैंको, डंकन सन, द थेनाप्रॉस, शिवार्ड। यही क्या करता है, मदद करता है शिवार्ड जो है। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 76 व्हाट टाइटल इज मैल्कलम गिवन आफ्टर ही क्लेम्स द थ्रोन। सिंपल सा है, देखिए जब राजा बन जाता है तो क्या टाइटल उसको मिलता है? तो किंग ऑफ स्कॉटलैंड, जब वो स्कॉटलैंड का राजा होगा तो यही बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का इस तरह से ऑप्शन क्या है, सी करेक्ट है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 व्हाट डज द डॉक्टर ऑब्जर्व अबाउट लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग। जब लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग सीन में जाती हैं तो डॉक्टर क्या ऑब्जर्व करता है? देखिए ऑप्शन ए है, शी टॉक्स अबाउट हर हस्बैंड बिट्रेयल, शी इज ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम मैकबेथ, शी इज प्लॉटिंग टू किल मैल्कलम, शी इज रिलाइविंग द मर्डर ऑफ डंकन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, शी इज रिलाइविंग द मर्डर ऑफ डंकन। वो समझ जाता है कि लेडी मैकबेथ ने क्या किया, काम किया बहुत ज़्यादा क्राइम वाला और पाप इन्होंने किया हुआ है और वो जान जाता है कि डंकन को मारने में क्या है, इन्हीं लोगों का हाथ है। क्वेश्चन नंबर 78 द नेम ऑफ द कासल मैकबेथ वाज। अब मैकबेथ का जो किला है ना उसका क्या नाम है? देखिए ऑप्शन ए है इनवर्नेस, बी है इन्वेस्ट, सी है इन्वेस्ट और डी है इन्वर्टनेस। ऑप्शन ए करेक्ट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2023 में, एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79 हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स इन मैकबेथ, टू बेड देयर इज नॉकिंग एट द गेट, व्हाट्स डन कैन नॉट बी अनडन। ऑप्शन ए है मैकबेथ, लेडी मैकबेथ, बैंको, फर्स्ट विच। ऑप्शन बी है करेक्ट, लेडी मैकबेथ के द्वारा बोला गया क्या है, ये स्पीच है। क्वेश्चन 80 इन विच सीन ऑफ एक्ट फर्स्ट डज द थर्ड विच ग्रीट मैकबेथ सेइंग दैट ऑल हेल मैकबेथ दैट शैल बी द किंग हियर आफ्टर। किस सीन में, एक्ट फर्स्ट के किस सीन में जो थर्ड विच है वो क्या करती है, वो मैकबेथ को कहती है कि हम सभी तुम्हारा स्वागत करते हैं क्योंकि तुम आने वाले दिनों में क्या हो, स्कॉटलैंड के राजा बनने वाले हो। ए है सीन फर्स्ट, बी है सीन सेकेंड, सी है सीन थर्ड और डी है सीन फोर। ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट है। सीन थर्ड में ये बात बोली जाती है, किसके द्वारा, थर्ड विच के द्वारा। और किस एक्ट में, एक्ट फर्स्ट में। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि किस एक्ट में ये बात बोली गई है, तो एक्ट फर्स्ट के सीन थर्ड में बात बोली गई है। क्वेश्चन 81 द पोर्टर अपीयर्स इन मैकबेथ इन। अब देखिए पोर्टर सीन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सीन है पोर्टर सीन। तो किस एक्ट में क्या होता है, अपीयर होता है ये? तो आपका ऑप्शन ए है एक्ट फर्स्ट सीन 5,
एक्ट सेकेंड सीन थर्ड, सी है एक्ट फर्स्ट सीन 4 और डी है एक्ट फर्स्ट सीन 7। ऑप्शन बी करेक्ट है। एक्ट सेकेंड सीन थर्ड में क्या होता है, पोर्टर सीन आता है। क्वेश्चन नंबर 81 का इस तरह से ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 82, Who was the cruel, determined rebel against Macbeth who fought bravely and triumphantly? देखिए कह रहे हैं कि Who was the cruel, determined rebel against Macbeth? कौन मतलब cruel, determined rebel रहता है Macbeth के अगेंस्ट, जो बड़ी बहादुरी से क्या करता लड़ता है, triumphantly मतलब पूरी खुशी के साथ। तो मैकडोनवाल्ड, मैल्कलम, स्वेनो और सिवार्ड। ऑप्शन ए करेक्ट है, मैकडोनवाल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, हु अटर्ड द वर्ड्स फेयर इज द फाउल एंड फाउल इज अ फेयर, होवर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। अभी देखिए लाइन मैंने ऊपर बोला हुआ है कि कौन इसको क्या करता है, अटर करता है, फर्स्ट बीच, सेकेंड बीच, थर्ड बीच, ऑल बीचेस। तो क्वेश्चन नंबर 83 का देखिए ऑल बीचेस, डी ऑप्शन करेक्ट है। और एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में ये क्या है बोला गया है, सभी चुड़ैलों के द्वारा ये बोला जाता है कि जो सही है वो गलत है, जो गलत है वो सही है। और हम क्या करते हैं, मतलब ये जो शुद्ध हवाएं है ना, इसको हम क्या करते हैं, एकदम फिल्दी बना देते हैं, एकदम गंदा बना देते हैं अपने जादुई शक्ति से। क्वेश्चन 84, In which scene does Lady Macbeth read the letter from Macbeth about the witches' prophecies? किस सीन में लेडी मैकबेथ लेटर को पढ़ती है जो कि मैकबेथ भेजा रहता है और उसमें लिखा रहता है कि चुड़ैलों ने क्या क्या उसके बारे में क्या क्या कहा। तो देखिए ऑप्शन मतलब क्या है, जो 84 एक्ट फर्स्ट सीन 5, एक्ट फर्स्ट सीन सेकेंड, एक्ट फर्स्ट सीन 4, नन ऑफ द अबव। तो 84 का ऑप्शन ए करेक्ट है, एक्ट फर्स्ट सीन 5 है। इसमें एक्ट नहीं लिखा है लेकिन हमने एक्ट को जोड़ दिया है क्वेश्चन में कि अगर एक्ट भी पूछ देता है तो एक्ट फर्स्ट के सीन 5 में क्या होता है, वो लेटर को पढ़ती है मैकबेथ के द्वारा जो लिखा गया है, जिसमें चुड़ैलें जो जो कही रहती हैं वो सब बात मैकबेथ लिखा रहता है लेटर में, उसी को पढ़ती है। 85, हु किल्स मैकबेथ इन फाइनल बैटल? फाइनल बैटल में मैकबेथ को कौन मारता है? तो अभी इसके ऊपर हमने बताया मैकडफ है वही मारता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बैंको, बी है मैल्कलम, सी है डोनाल्ड और डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए अभी हमने बताया मैकडफ के द्वारा मैकबेथ मारा जाता है, तो इसमें उसका नाम नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, नन ऑफ द अबव। इसमें मैकडफ है नहीं तो नन ऑफ द अबव है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द फेमस लाइन spoken by Lady Macbeth in Act First Scene 5 where she asks the spirits to unsex me here? देखिए क्या फेमस लाइन है एक्ट फर्स्ट के सीन 5 में, जो लेडी मैकबेथ है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि वो लेटर को पढ़ती है, मैकबेथ लेटर भेजा रहता है चुड़ैलों के द्वारा जो बातें कही गई रहती है उसको लिख के, तो वो लेटर को पढ़ती है। तो एक्ट फर्स्ट सीन 5 में क्या है ये चीज़ है, और उसी में वो कहती है, कौन सी फेमस लाइन कहती है, और स्पिरिट से कहती है कि अनसेक्स कर दो मुझे। अनसेक्स का मतलब यानी कि एक ह्यूमन नेचर है एक इंसान का, और ख़ास तौर पे क्या स्पेशली एक फीमेल का, जो कि अभी इसके पहले भी मैंने बताया कि उनके अंदर कंपैशन और मर्सी क्या होता है, मेल से ज़्यादा होता है। तो इसीलिए वो अनसेक्स करती है, कहती है कि नहीं मुझे औरत से अलग कर दो, मैं नहीं चाहती हूँ मेरे अंदर जो औरतों के गुण है ना, मर्सी वाली कंपैशन वाली, वो हट जाए, मैं अब क्रुएल्टी में आना चाहती हूँ। तो कौन सी लाइन वो कहती है, तो देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है, कम यू स्पिरिट्स। ये लाइन क्या है 86 का, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 87, गोलगाथा इज द नेम ऑफ, जैसे गोलगाथा उसमें आया हुआ है, जब ये लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो जब एक आता है सैनिक तो बताता है युद्ध के बारे में, तो गोलगाथा का जिक्र करता है। तो क्या है गोलगाथा? ऑप्शन ए है, अ ब्रेव कमांडर ऑफ किंग डंकन इज मैकबेथ, a legendary place of blood and slaughter described in Bible, C है the place of enemy attacked by Macbeth, और D है the battlefield। ऑप्शन बी करेक्ट है। जो गोलगाथा है वो क्या है, एक लेजेंडरी प्लेस है जिसका जिक्र बाइबल में किया गया है, जहाँ पे क्या होती है मतलब स्लॉटर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 88,
हु इज़ द प्रोटोगनिस्ट ऑफ आर्म्स एंड द मैन। अब यहाँ से देखिए कुछ क्वेश्चंस आर्म्स एंड द मैन के हैं, तो आर्म्स एंड द मैन से जुड़ी कुछ बातें बता दें। आर्म्स एंड द मैन जे बी शाह के द्वारा लिखा गया क्या है, एक प्ले है, एक एंटी रोमांटिक प्ले है, और ये आपका ड्रामा ऑफ आइडियाज़ में इसको लिया जाता है। इसमें जो मेन कैरेक्टर हैं आपके बलंतसाली है जो कि प्रोटोगनिस्ट है, हीरो है, राइना है, सर्जियस है। राइना और सर्जियस फियांसे हैं, दोनों मंगेतर हैं, इनकी शादी तय हो गई है लेकिन होती नहीं है लास्ट में। लूका और निकोला क्या है, नौकर और नौकरानी है। लूका जो नौकरानी है जो कि राइना के साथ रहती है, और निकोला क्या है, घर का नौकर है। और उसके अलावा दो और कैरेक्टर हैं इसमें, कैथरीन जो कि राइना की माँ है, और मेजर पेटकॉफ जो कि क्या है, मेजर है सेना में, और वो क्या है, राइना के फादर है, कैथरीन के हस्बैंड हैं। तो इस तरह से हमने कैरेक्टर को बता दिया। जो थीम है आर्म्स एंड द मैन का, इसमें फाल्सिटी ऑफ लव एंड फाल्सिटी ऑफ वार को इसमें क्या किया है, जीवी सामने बताया हुआ है। तो ये थोड़ी सी बातें रही, हमने आर्म्स एंड द मैन के बारे में बताया। यहाँ देखिए मेन है क्वेश्चन क्या, हुई द प्रोटोगनिस्ट ऑफ द आर्म्स एंड द मैन। ऑप्शन क्या है, ए है करेक्ट, बलंतसाली, अभी मैंने बताया। क्वेश्चन 89, व्हाट इज बलंतसाली ऑक्यूपेशन, क्या है बलंतसाली का ऑक्यूपेशन, सोल्जर है ये, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन 90 की तरफ चलते हैं। इन आर्म्स एंड द मैन वेयर डज द प्ले टेक प्लेस, तो देखिए बल्गेरिया है, ऑप्शन क्या है, बी करेक्ट है। क्वेश्चन 91, व्हाट डज राइना इनिशियली थिंक अबाउट वार एंड सोल्जर्स, शी व्यू सोल्जर्स एज हीरोज एंड आइडियलाइज देम, she fears them and believes they are cowards, she is indifferent about war, she sees them necessary evils, ऑप्शन ए करेक्ट है। she views soldiers as heroes and idealize them, वो सोल्जर को हीरो के रूप में देखती है और उन्हें अपना आदर्श मानती है। क्वेश्चन नंबर 92, what does Balansali carry with him which becomes a symbol of practicality and realism, अ स्वॉर्ड है, अ चॉकलेट बॉक्स है, अ गन है, अ कैमरा है, ऑप्शन बी करेक्ट है, अ चॉकलेट बॉक्स। वो कहता है राइना से कि वो तो युद्ध करने जब जाता है ना तो चॉकलेट बॉक्स को लेके जाता है, और इसीलिए राइना उसको निक नेम देती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर का। ये भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि राइना उसको कौन सा निक नेम देती है, तो उसको चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती है राइना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93, how does Balansali escape from battlefield in Arms and the Man, by disguising himself as a civilian, by using bicycle, by fleeing into Raina's room, और ऑप्शन लास्ट ऑप्शन क्या है, by running away with Raina। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन सी करेक्ट है, by fleeing into Raina's room, वो राइना के रूम से क्या होता है, वो भागता है। क्वेश्चन नंबर 94, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ आर्म्स एंड द मैन, क्या मेन थीम है आर्म्स एंड द मैन का। देखिए यहाँ पे द कंट्रास्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म, द पावर ऑफ लव, द ब्रूटलिटी ऑफ वार, द रोल ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, ऑप्शन ए करेक्ट है, द कंट्रास्ट बिटवीन आइडियलिज्म एंड रियलिज्म। एक कंट्रास्ट को दिखाया गया है आइडियलिज्म और रियलिज्म को, ये भी थीम है। इसके अलावा मैंने ऊपर जो बताया वो भी थीम है, फाल्सिटी ऑफ लव एंड वार, और उसको ऐसे लव एंड मैरिज भी है यहाँ पे। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95, हु इज़ लूका इन आर्म्स एंड द मैन। अभी इसके पहले हमने जिक्र किया, लूका क्या है, एक नौकरानी है, अ सर्वेंट हु सीक्स सोशल एडवांसमेंट, ये है, ऑप्शन ए करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 95 का। 96, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बलंतसाली व्यूज ऑन वार इन द प्ले, क्या है सिग्निफिकेंस जो बलंतसाली का व्यू है वार को लेके इस प्ले में आर्म्स एंड द मैन में, तो क्या है, ही सीज वार एज द ग्लोरियस and honorable endeavor, he views it as a cruel and senseless activity and a means of survival, he believes it brings people together, he is indifferent to the consequences of war। तो क्वेश्चन नंबर 96 में देखिए ऑप्शन क्या है, डी है करेक्ट, ही इज इंडिफरेंट टू द कंसिक्वेंसेज ऑफ वार, वो वार को लेके एकदम इंडिफरेंट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 97,
How does Raina initially react when she discovers Balansali's true identity as a mercenary soldier? She is shocked but sympathetic. She is angry and calls him a coward. She is impressed by his honesty. She feels betrayed and wants nothing to do with him. क्वेश्चन नंबर 97 में ऑप्शन ए करेक्ट है. सी इज शॉक्ड बट सिंपैथेटिक. वो शॉक होती है कि एक सोल्जर होके ये युद्ध के बारे में क्या क्या ये बात कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 98 बहुत ही अच्छी प्ले है. आंसर द मैन. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रैना एंड सर्जियस? रैना और सर्जियस के बीच में क्या रिलेशनशिप है? सिंपल सा देखिए. दे आर इन लव एंड इंगेज्ड टू बी मैरिड. दे आर कजन नॉट रोमांटिकली इन्वॉल्व. दे आर मैरिड एंड हैव चिल्ड्रेन. सर्जियस इज रैनाज ब्रदर. देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है. दे आर इन लव एंड इंगेज्ड टू बी मैरिड. क्वेश्चन नंबर 99. व्हाट डज बलनसाली बिलीव अबाउट द आइडिया ऑफ ग्लोरी इन वार? बलनसाली क्या बिलीव करते हैं आइडिया ऑफ ग्लोरी इन वार में? He believes it is the most important aspect of being soldier. He thinks it is a dangerous illusion that leads to unnecessary suffering. He thinks it only applies to officers, not common soldiers. He believes it is only achievable through bravery and sacrifice. तो क्वेश्चन नंबर 99 देखिए जो है इसका ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है. He thinks it is a dangerous illusion that leads to unnecessary suffering. Question number 100. Why does Balansali refer to his revolver as a chocolate? क्रीम सोल्जर नहीं रहेगा, ये मिस हो गया है, ये नहीं रहेगा. देखिए बलनसाली जो है अपने रिवॉल्वर को एक चॉकलेट के रूप में क्यों रिफ़र करता है? तो इसलिए रिफ़र करता है क्योंकि वो जिधर रिवॉल्वर रखता है ना उधर पॉकेट में वो चॉकलेट भी लेके जाता है और इसी वजह से राइना उसको निक नेम देती है चॉकलेट क्रीम सोल्जर का. तो इस तरह से देखिए इसमें क्या है ऑप्शन बी में दिया हुआ है करेक्ट ऑप्शन है. बिकॉज ही वॉज कैरिंग चॉकलेट्स इन द सेम पॉकेट व्हेन ही हैड टू यूज इट. क्वेश्चन 101. व्हाट डज रैना फाइनली रियलाइज अबाउट बलनसाली बाय द एंड ऑफ द प्ले? प्ले के एंड में बलनसाली को लेकर रैना क्या रियलाइज करती है? that he is a more genuine and practical than the idealized soldiers like Sergius, that he is a coward and not worthy, that he is only interested in money and power, that he is a spy for the enemy army, none of the above. Option क्या है? ये correct है. That he is a more genuine and practical than the idealized soldiers like Sergius. ये रियलाइज करती है कि ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है सोल्जर किसकी तुलना में? सर्जियस की तुलना में, उसके कंपेयर में. अगला क्वेश्चन है 102. हाउ डज द प्ले आर्म्स एंड द मैन चैलेंज ट्रेडिशनल व्यूज ऑन लव एंड वार? ऑप्शन नीचे है. इट ग्लोरीफाइज वार एंड द ब्रेवरी ऑफ सोल्जर्स. इट सजेस्ट दैट लव शुड बी बेस्ड ऑन आइडियलिज्म एंड रोमांटिक नोशन. इट क्रिटिक्स the idealization of war and question the romanticized views of soldiers and love. और D है it celebrates traditional gender roles and strength of man and battle. ऑप्शन C क्या है? करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 102 का ऑप्शन C क्या है? करेक्ट है. It critiques the idealization of war and questions the romanticized views of soldiers and love. 103. Who is the first to recognize Balansali true's identity as a mercenary soldier? एक सोल्जर के रूप में सबसे पहले कौन इसको क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है. देखिए लूका, रैना, सर्जियस, मेजर पेटकॉफ. देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है. मेजर पेटकॉफ 103 का ऑप्शन डी क्या है? करेक्ट है. मेजर पेटकॉफ ही इसको क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले. बाकी से तो वो स्वयं बताता है, रैना से वो स्वयं बताता है, ना कि वो आइडेंटिफाई करती है. तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए. 104. हाउ डज मेजर पेटकॉफ रिएक्ट टू द रिविलेशन अबाउट बलनसाली ट्रू आइडेंटिटी? जब मेजर पेटकॉफ बलनसाली की ट्रू आइडेंटिटी को पाते हैं तो क्या रिएक्ट करते हैं? ही इज आउटरेज्ड एंड डिमांड्स an apology. He is amused and accepts
Balansali as a friend. He dismissed it and focuses on his own status. He tries to get Balansali arrested. ऑप्शन क्या है? बी करेक्ट है. He is amused and accepts Balansali as a friend. अगला क्वेश्चन 105 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी है ये. इन आर्म्स एंड द मैन विच लिटरेरी कैरेक्टर डज Balansali कंपेयर टू सर्जियस? सर्जियस का किस लिटरेरी कैरेक्टर से कंपेयर करता है Balansali? डॉन क्यूजोट, एनीज, एचिलस, कैशनोवा. देखिए ऑप्शन ए करेक्ट है. डॉन क्यूजोट से क्या करता है? कंपेयर करता है. कौन? Balansali. किसका? सर्जियस का. 106 इन आर्म्स एंड द मैन हु डज लूका थिंक हैज द सोल ऑफ अ सर्वेंट? आर्म्स एंड द मैन में लूका किसको सोल ऑफ सर्वेंट कहती है, यानी कि तुम नौकर के नौकर ही रह जाओगे, किसको कह के वो डांटती है, स्कॉल्ड करती है? तो निकोला जो उसका फियांसे है, निकोला उसका मंगेतर है, लेकिन वो रियल में उससे शादी करना नहीं चाहती है, और लास्ट में लूका की शादी सर्जियस से होती है. तो क्वेश्चन नंबर 106 का ऑप्शन सी करेक्ट है. 107 इन द प्ले आर्म्स एंड द मैन हु डज सर्जियस इवेंचुअली मैरी? देखिए अभी आ भी गया क्वेश्चन कि किससे शादी करता है सर्जियस लास्ट में? तो लूका से करता है. ये शादी उसकी तय हुई रहती है रैना से, लेकिन होती किससे है? लूका से. क्वेश्चन 108 इन आर्म्स एंड द मैन हु सेज द फॉलोइंग वर्ड्स विच ऑफ द सिक्स इज द रियल मैन? दैट इज द क्वेश्चन दैट टॉर्मेंट्स मी. देखिए ऑप्शन ए है सर्जियस, बी है Balansali, सी मेजर पेटकॉफ और डी लूका. ऑप्शन ए करेक्ट है, सर्जियस है, यही कहता है इस बात को. क्वेश्चन नंबर 109 इन आर्म्स एंड द मैन हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स? फिर आया लाइन, कौन कहता है आर्म्स एंड द मैन में लाइन? व्हेन यू स्ट्राइक दैट नोबल एटीट्यूड and speak in the thrilling voice, I admire you, but I find it impossible to believe a single word you say. अब ये जो है लाइन कौन बोलता है? देखिए रैना, कैथरीन, सर्जियस. यहाँ पे देखिए सर्जियस की स्पेलिंग गलत हो गया, सीरियसली किया है, सर्जियस है ये, और डी है Balansali. तो ये जो स्पीच है ना, ये Balansali का है. क्वेश्चन 110 in arms and the man what is Rana nickname for Balansali? Question 110 in arms and the man what is Rana's nickname for Balansali? रैना क्या निकनेम देती है Balansali को? तो अभी मैंने बताया, देखिए चॉकलेट क्रीम सोल्जर. ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट है 110 का. तो इसलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है. 111 आर्म्स एंड द मैन इज डिवाइडेड इनटू. सिंपल सा क्वेश्चन है. आर्म्स एंड द मैन देखिए क्या है? डिवाइडेड है. 20वीं सेंचुरी में ज़्यादातर जो प्ले लिखे गए, ड्रामा ऑफ आइडियाज़, प्रॉब्लम प्ले, यही लिखे गए. तो वो सारे के सारे प्ले क्या रहे? 3 एक्ट में क्या रहे? डिवाइड रहे. तो ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है, 3 एक्ट. अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 112 द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन इज टेकन फ्रॉम. जो टाइटल ऑफ द प्ले है ना आर्म्स एंड द मैन, वो किससे लिया गया है? होमर्स ओडिसी, वर्जिल्स एनियट, हॉरेक एर्स पोएटिका, पोप्स द डंसिएट. ऑप्शन बी करेक्ट है, वर्जिल एनियट से क्या किया गया? आर्म्स एंड द मैन के टाइटल को लिया गया है. क्वेश्चन 113 आर्म्स एंड द मैन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन. देखिए सिंपल सा है, बार बार इस पे हमने डिस्कस किया है. एंटी रोमांटिक प्ले है ये, एक प्रॉब्लम प्ले भी है, ड्रामा ऑफ आइडियाज़ भी है. चूंकि एंटी रोमांटिक दिया है तो एंटी रोमांटिक को ही लगाएंगे. आगे देखिए क्वेश्चन 114 एट द एंड ऑफ द प्ले व्हाट इज द आउटकम फॉर द कैरेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप. जो आर्म्स एंड द मैन है ना प्ले, उसके लास्ट में जो कैरेक्टर्स हैं तो क्या उनके रिलेशनशिप डेवलप होते हैं? ये है रायना marries Sergius and Balansali returns to his army. Rana and Balansali are together while Sergius marries Luca. Sergius marries Luca and Balansali goes back to Switzerland. Rana and Sergius reconcile and Balansali leaves
बल्गेरिया फॉरएवर, ऑप्शन बी करेक्ट है। रैना एंड बलनसाली आर टुगेदर वाइल सर्जियस मैरिज लूका। सर्जियस क्या करता है, लूका से शादी कर लेता है, और रैना और क्या है जो बलनसाली वो साथ हैं। बलनसाली ये कह के चला जाता है कि वो जाएगा घर पे और वहाँ से आएगा तो शादी करेगा, तो इस तरह से शादी हो नहीं पाती है। तो बाद में हुआ होगा, लेकिन प्ले में ऐसा इसका जिक्र नहीं है। तो वो बिल्कुल साथ हैं, और सर्जियस क्या करता है, लूका से शादी कर लेता है। क्वेश्चन 115, हु इज़ द प्ले राइट ऑफ द लुक बैक इन एंगर। अब यहाँ से देखिए लुक बैक इन एंगर जो प्ले है ना, लास्ट आपका है ये, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो लुक बैक इन एंगर जो क्या है, जॉन ऑसबर्न के द्वारा लिखा गया किचन सिंक प्ले है, और इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, एलिसन है, जिमी है, एलिसन जिमी की वाइफ है, क्लिफ है जो कि क्या है, जिमी का बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, और एक क्या होते हैं घर में ये रहते हैं। क्लिफ जो है जिमी और एलिसन के साथ ही रहता है, और बाद में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है, और वो कौन है, हेलिना है, जो कि एलिसन की फ्रेंड है। तो हेलिना जब आती है तो चीज़ें बदलती हैं, जो कि एलिसन की फ्रेंड है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, हु इज़ द प्ले राइट ऑफ द लुक बैक इन एंगर। कौन है प्ले राइट लुक बैक इन एंगर का, तो अभी हमने बताया जॉन ऑसबर्न, वही क्या है प्ले राइट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर इन लुक बैक इन एंगर। तो कौन सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर कौन है, जिमी पोर्टर है, वही हीरो है, वही प्रोटोगनिस्ट है। देखिए ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। 117, क्वेश्चन 117, विच कैरेक्टर इज जिमी पोर्टर्स वाइफ इन द प्ले। जो प्ले है लुक बैक इन एंगर, तो जिमी पोर्टर की वाइफ कौन है, एलिसन है। क्वेश्चन 118, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड जिमी पोर्टर्स एंगर थ्रू आउट द प्ले। पूरे प्ले में जो जिमी पोर्टर है ना, वो पूरे गुस्से में रहता है, तो क्या रीज़न उसके पीछे, हिज लॉस ऑफ जॉब, हिज वाइफ्स इनफर्टिलिटी, his dissatisfaction with the British society and his personal life, his ill health। ऑप्शन सी करेक्ट है। वो सेटिस्फाई नहीं है, ब्रिटिश जो क्या है सोसाइटी है, वहाँ पे बहुत सारे क्या हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एकदम घूम रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं है। उस समय रीज़न ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, उसके बाद से इस प्ले को जॉन ऑसबर्न ने लिखा था, और एक तरह से इन्होंने इसमें ऑटोबायोग्राफिकल टच भी दिया हुआ है। जॉन ऑसबर्न जो जिमी पोर्टर है, जॉन ऑसबर्न स्वयं हैं, वो भी क्या थे, एक बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे थे, उनके लिए भी कुछ नहीं था, और वो काफ़ी पढ़े लिखे थे। उसके कई फैक्टर थे। एक फैक्टर ये भी बताए जाते हैं कि भारत आज़ाद हुआ, और बहुत सारे क्या थे जो ब्रिटिश ऑफिसर थे भारत में काम कर रहे थे, तो यहाँ से जब इंग्लैंड गए तो उनको रोज़गार दे दिया गया, और इस वजह से उस समय के जो पढ़े लिखे जो यंग थे वो क्या हो गए, वो बेरोजगार हो गए। उसी में से जॉन ऑसबर्न भी हैं, और इसी वजह से वो एक एंग्री यंग मैन के रूप में जाने जाते हैं। और जो करेक्टर है जिमी पोर्टर, उन्हीं को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो भी एक एंग्री यंग मैन के रूप में ही जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, हु इज क्लिफ लेविस इन द प्ले। देखिए क्लिफ लेविस कौन है, सिंपल सा है, हमने बताया कि देखिए जिमीज बेस्ट फ्रेंड एंड लॉजर इन देयर अपार्टमेंट। जिमी का बेस्ट फ्रेंड है, ऑप्शन ए करेक्ट है, जिमी का बेस्ट फ्रेंड है, और इन्हीं के साथ क्या है, वो रहता है। क्वेश्चन 120, हु इज हेलिना चार्ल्स इन लुक बैक इन एंगर। देखिए लुक बैक इन एंगर में हेलिना कौन है, जिमीज मदर, एलिसन फ्रेंड एंड बिकम्स इन्वॉल्व्ड विद जिमी, अ नेबर ऑफ पोर्टर्स, क्लिफ्स एक्स गर्लफ्रेंड। देखिए ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है, एलिसन की फ्रेंड है, जो बाद में इन्वॉल्व हो जाती है जिमी को लेके। क्वेश्चन नंबर 121, व्हाट इज द की थीम एक्सप्लोर्ड इन लुक बैक इन एंगर। क्या थीम है जो कि एक्सप्लोर होता है लुक बैक इन एंगर में, एंगर एंड डिसइल्यूजनमेंट विद सोसाइटी, रोमांटिक लव, द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड सन, द पावर ऑफ फॉरगिवनेस। ऑप्शन ए करेक्ट है, एंगर एंड डिसइल्यूजनमेंट विद सोसाइटी, यही क्या है, मेन थीम है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122, क्वेश्चन नंबर 122, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स जिमी पोर्टर्स कैरेक्टर।
इसमें कौन सी बातें जिमी पोर्टर के बारे में एकदम बेस्ट के रूप में डिस्क्राइब की गया है? चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, एपैथेटिक एंड डिटैच्ड, एंग्री, बिटर एंड डिसइल्यूजन्ड, पैसिव एंड कंटेंट। ऑप्शन सी करेक्ट है। पूरे प्ले में उसको हम एंग्री, बिटर और डिसइल्यूजन्ड के रूप में देखते हैं। 123 वाई इज जिमी पोर्टर डिससेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ? जिमी पोर्टर अपने लाइफ से क्यों डिससेटिस्फाइड है? ही फील्स डीप सेंस ऑफ पर्सनल फेल्योर एंड फ्रस्ट्रेशन। बी है ही हैज़ लॉस्ट हिज जॉब एंड इज स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली। ही डज नॉट गेट along with his family. He is angry about the country's political situation. ऑप्शन ए क्या है करेक्ट है? He feels a deep sense of personal failure and frustration. Question number 124. What was Jimmy Porter's background before his marriage? जिमी पोर्टर का क्या बैकग्राउंड है उसकी शादी से पहले? He was a wealthy aristocrat. He was an educated, idealistic young man. He came from a poor working class family. He was an officer. ऑप्शन सी करेक्ट है। He came from a poor working class family. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125. What does Jimmy often criticize throughout the play? क्या पूरे प्ले में क्रिटिसाइज करता रहता है जिमी? His lack of a stable career, the lack of intellectual depth in people around him, his wife's inability to support him, his financial situation. तो देखिए ऑप्शन बी करेक्ट है। द लैक ऑफ इंटेलेक्चुअल डेप्थ इन पीपल अराउंड हिम। उसके आसपास के जितने भी लोग हैं ना उनके अंदर कहता है कि इंटेलेक्चुअलिटी नहीं है, उनके अंदर परसेप्शन नहीं है, उसी पे वो क्या करता है कमेंट करता रहता है। क्वेश्चन नंबर 126. इन द फर्स्ट एक्ट व्हाट डोमेस्टिक एक्टिविटी इन एलिसन परफॉर्मिंग? फर्स्ट एक्ट में क्या कर रही होती है? आया हुआ क्वेश्चन है ये। पहले एक्ट में एलिसन क्या कर रही होती है? तो देखिए वो कपड़े को प्रेस कर रही होती है। आयरनिंग, फोल्डिंग क्लॉथ, पेंटिंग, आयरनिंग, सिंगिंग। ऑप्शन सी करेक्ट है। और इसी से क्वेश्चन अगर पूछ सकता है कि क्लिफ और जिमी क्या कर रहे होते हैं फर्स्ट एक्ट में? तो वो न्यूज़पेपर को पढ़ रहे होते हैं। ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 127. व्हाट गेम डज जिमी बिगिन? कौन सा गेम खेलता है जिमी? देखिए द बियर एंड द स्क्विरल, द माउस एंड द एलिफेंट गेम और स्कैरेबल है। तो ऑप्शन ए क्या है इसमें करेक्ट है। द बियर एंड स्क्विरल गेम वो खेलता है और वो क्या करता है स्क्विरल अपने भालू बनता है और एलिसन को क्या बनाता है स्क्विरल बनाता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि जिमी जो बियर एंड स्क्विरल गेम खेलता है एलिसन के साथ तो अपने क्या बनता है? तो अपने भालू बनता है और इस स्क्विरल किसको बनाता है? तो एलिसन को बनाता है। क्वेश्चन नंबर 128. द फ्रेज एंग्री यंग मैन मूवमेंट वाज ओरिजिनली क्वाइंड बाय टू प्रमोट जॉन ऑसबर्न्स प्ले लुक बैक इन एंगर। देखिए एंग्री यंग मैन जो फ्रेज है ना ओरिजिनली क्वाइंड किया गया किसके द्वारा? जॉन ऑसबर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर के लिए। मार्गरेट ड्रेबल, जॉन ऑसबर्न, जॉर्ज फिरॉन, द रॉयल कोर्ट थिएटर्स प्रेस ऑफिसर, नॉन ऑफ द अबव। ऑप्शन सी करेक्ट है। जॉर्ज फिरॉन जो रहे रॉयल कोर्ट थिएटर प्रेस ऑफिसर रहे, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था एंग्री यंग मैन मूवमेंट को ओरिजिनली क्वाइंड किया गया था। क्वेश्चन 129. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन ऑसबर्न? कौन सा इसमें जो प्ले है जॉन ऑसबर्न के द्वारा नहीं लिखा गया है? लुक बैक इन एंगर, प्ले फॉर इंग्लैंड, पर्सनल इनमी, द बर्थडे पार्टी। देखिए ऑप्शन डी करेक्ट है। द बर्थडे पार्टी क्या है इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। द बर्थडे पार्टी जॉन ऑसबर्न के द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी तीनों प्ले जॉन ऑसबर्न के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन 130. व्हेन वाज लुक बैक इन एंगर परफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम? कब इसको परफॉर्म किया गया था पहली बार? 1950, 1956, 1965, 1978। ऑप्शन डी है 1978। ऑप्शन बी करेक्ट है। 1956 में क्या हुआ था इसको पहली बार परफॉर्म किया गया था। और कहाँ पर परफॉर्म किया गया था? देखिए तो लंदन रॉयल कोर्ट थिएटर में क्या किया गया था इसको परफॉर्म किया गया था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 131 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131. इन विच थिएटर वाज द प्ले लुक बैक इन एंगर
इनेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए किस थिएटर में इसको क्या किया गया था, इनेक्ट किया गया था पहली बार, ग्लोब थिएटर, लंदन रॉयल कोर्ट थिएटर, इंग्लिश सोसाइटी थिएटर, नन ऑफ द अबव। तो अभी देखिए इसके पहले हमने ऊपर बताया कि ये जो प्ले है ना, ऑप्शन बी इसका क्या है, करेक्ट है। लंदन रॉयल कोर्ट थिएटर में इसको पहली बार 1956 में क्या किया गया था, इसको परफॉर्म किया गया था। क्वेश्चन नंबर 132, इन लुक बैक इन एंगर whom does जिमी कॉल पुसिलैनियस। देखिए पुसिलैनियस बार बार वो बोलता है, अपनी वाइफ को बोलता है, एलिसन को, उसको चिढ़ाता है। और क्यों चिढ़ाता है, क्योंकि वो जब चिढ़ाता है ना तो कुछ बोलती नहीं, इनएक्टिव रहती है वो, तो इसी कारण से वो बार बार उसको बोलता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, एलिसन को ही क्या करता है वो बार बार पुसिलैनियस बोलता रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 133, लुक बैक इन एंगर इज कॉल्ड, लुक बैक इन एंगर को कहा गया रोमांटिक प्ले, एंटी रोमांटिक प्ले, किचन सिंक प्ले, ट्रेजेडी। देखिए क्या है ये, किचन सिंक प्ले है, ऑप्शन सी करेक्ट है 133 का। क्वेश्चन नंबर 134, इन लुक बैक इन एंगर विच गेम डू जिमी एंड एलिसन प्ले। देखिए अभी इसके पहले भी इसी से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो वहाँ सिर्फ जिमी था। तो लुक बैक इन एंगर में कौन सा प्ले जिमी और एलिसन खेलते हैं, चेस, कार्ड्स, बियर एंड स्क्यूरल, हाइड एंड सीक, ऑप्शन सी करेक्ट है, बियर एंड स्क्यूरल। क्वेश्चन नंबर 135, द लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट द 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा। देखिए आया हुआ क्वेश्चन है ये, 135 क्वेश्चन ये भी आया हुआ है। तो इसमें से जो 3 यूनिटी है ड्रामा के, कौन सा नहीं है। तो 3 यूनिटी जो ड्रामा है उसमें टाइम प्लेस एक्शन की बात की गई है, तो टाइम प्लेस एक्शन है, ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है, यही नहीं है। प्लॉट की बात नहीं की गई है 3 यूनिटीज ऑफ ड्रामा में। इस तरह से 135 का ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने क्या 135 MCQs को पढ़ा और उससे जुड़े कुछ पहलुओं को भी हम समझे। यह हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।